Good evening, all of you. Today we are going to start with a subject known as audit. Please settle down. We'll be starting with the subject. Yes. सुनिए, पहला बात हम आपको बता दें कि ऑडिट एक थ्योरी पेपर नहीं है, ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल पेपर है। तो आप इसको एकदम थ्योरी की तरह ट्रीट मत करना। ये तुम्हारा फ्यूचर है। आप जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं, एफएम पढ़ रहे हैं, पढ़िए, बहुत अच्छा बात है, नंबर लाने के लिए जरूरत है वो सब पढ़ने का। बट आप लोग में से 1% लोग चुने जाएंगे फाइनेंस फील्ड में, कॉस्ट फील्ड में, और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड करने के बाद, आफ्टर यू बिकम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल बी इन्वॉल्व इन द फील्ड नोन एज ऑडिट। चाहे तुम चाहो चाहे तुम ना चाहो, तुमको ऑडिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा पेशा है, वो तुम्हारा पावर है जो कि स्टैट्यूट ने तुमको दिया है। ऑडिट कोई भी कर सकता है कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप जितना भी बाद बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, आप देखेंगे कि एकेडमिक लाइफ के बाद व्हेन यू स्टेप इन द रियल वर्ल्ड, यू विल फाइंड कि वो सब सब्जेक्ट जो है पढ़ तो लिए, लेकिन काम एक ही चीज आ रहा है, ऑडिट, क्योंकि तुम्हारा पेशा वही होगा। आज आप लोग यहां पर जिन लोग बैठे हैं, मेरे बच्चों, आप लोगों में से बहुत जन के भाई बहन भाभी लोग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। मम्मी पापा हो सकता है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। हाथ उठाओ जिसके पापा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एनीवन्स फादर हु इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट? फुल हैंड, शर्माओ मत। खुद के पापा हैं तो हाथ उठाओ, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो फुल हैंड। क्या करते हैं वो, क्या पेशा है उनका, पता नहीं है? बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। बाप रे, ठीक है, नहीं पता। हाँ ठीक है, क्या है, नहीं पता, नहीं पता। अच्छा बड़ा जानकारी रखा करो बेटा। अच्छा, भैया भाभी बहन लोग तो होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट? हाथ जोड़ो जिसका भाई बहन, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, वॉटएवर, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फुल हैंड। अब इसमें से कितना लोग, हाथ उड़ा करके रखो, कितना लोग कोई सीए फर्म में काम करता है जिसका भाई बहन लोग? अरे पीडब्ल्यूसी, EY, ये सब जगह काम करता है, और वहां क्या होता है? ऑडिट। हाथ उठाओ जिसका भाई बहन लोग सीए फर्म में है, मतलब पीडब्ल्यूसी, EY ये सब में काम करता है, फुल हैंड। पीडब्ल्यूसी, EY, तो ये सब क्या है? ऑडिट फर्म्स है। तो तुम चाहो या ना चाहो, तुमको करना ऑडिट ही है। और दूसरा डिस्क्लेमर हम दे दें, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेलियर्स इंस्टीट्यूट ऑडिट में करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग गलत लिखते हैं, इसलिए। इंस्टीट्यूट को दोष मत दो, एटीट्यूड बच्चा लोग का गलत रहता है। बच्चा लोग क्या सोचता है? थ्योरी है, लिख देंगे, कैसे नंबर नहीं देगा? नहीं देगा, वो जीरो बैठा देगा। कुछ भी क्रैप लिखोगे स्ट्रेट अवे जीरो। तो ऐसा लोग भी है जिन लोग नहीं होता है, प्रिपरेशन ठीक नहीं है ग्रुप 2 का, लेकिन फिर भी ग्रुप 2 का एग्जाम दे दिया, ये सोचकर कि थ्योरी तो है, और मार्क्स कितना मिलता है? सिंगल डिजिट में 4, 5, 6 ऐसा नंबर भी मिलता है। तो फर्स्ट गेट इट इन योर माइंड कि इसको सौतेला व्यवहार आप नहीं करेंगे। आपका जो अकाउंट्स प्रेम है, कॉस्ट एफएम का जो प्रेम है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के प्रति प्रेम है, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अपना, और ये सौतेला, तो ये अच्छा से बैम्बूजल आपको एग्जाम में मिलेगा। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा बहुत सारा पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन अगर ग्रुप 2 में तुम ऑडिट में लटक गया और आईडीएस में लटक गया, तुमको पता है ना, तेरे को ग्रुप रिपीट करना पड़ेगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो। तुमको जो चीज अच्छा लग रहा है वो पढ़ करके फायदा नहीं है। तुमको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है तो तुम पागलों की तरह प्रैक्टिकल किया जा रहा है, थ्योरी में लटक गया, फिर अगला 6 महीना में प्रैक्टिकल करते रहना, क्योंकि एग्जाम तो सभी चीज का वापस देना पड़ेगा। तो सौतेला व्यवहार मत करना बेटा। चलो, अब नेगेटिव चीजें हम बोल दिए हैं सब्जेक्ट के बारे में, पॉजिटिव चीज। ऑडिट जो आपको पढ़ा रहा है,
जो फैकल्टी आपका ऑडिट का, यानी हम। तो आई टेक ग्रेट प्राइड इन टीचिंग ऑडिट, ग्रेट प्राइड इन टीचिंग ऑडिट, क्योंकि सीए फाइनल एग्जाम्स में मेरा ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट आया था ऑडिट में। सर फाइनल में भी है? हाँ, पूरा 100 नंबर का। इंटर में भी है, तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा, समझ में आया? तो जितना अच्छा से इसको पढ़ लो, तुम्हारे फाइनल में भी मदद मिलेगा। तो आई टेक ग्रेट प्राइड इन टीचिंग, क्योंकि मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट आया हुआ है, और उसके बाद मेरे बच्चों का आया हुआ है। मेरा तो ऑल इंडिया हाईएस्ट जब आया था 78 आया था, बस 78। उस समय नंबर नहीं मिलता था, 78 मतलब। उसके बाद लेकिन फिर जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए, आई वाज शॉक्ड कि मेरा बच्चा लोग मेरा टारगेट बीट किया, 92, 93 ऐसा नंबर लेकर के आया इस पेपर में, ऑडिट में। तो जैसे जैसे जो हम पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ना है। पूरे 116 नंबर का क्वेश्चन जो मेरे मैथ से ही रहेगा। दिस इज अ मैथ ऑफ ऑडिट। 2 मैथ रहेगा, एक मैथ पतला रहेगा, लगभग 40-50 पेजेस का रहेगा। ये आपका मेन मैथ है, फुल फ्लेजेड मैथ यही है, ज्यादा नहीं है। 212 पन्ना है, 212 पन्ना है, वो भी इसलिए क्योंकि फॉन्ट छोटा रखे हैं। तो ये पूरा मैथ आपको पढ़ लेना है, पूरा चार्ट आना है बस। और एक तो जो अलग से मैथ मिलेगा बस वो पढ़ लेना बस, और जो क्लास में पढ़ाएंगे वो पढ़ लेना बस। अच्छा, तो अच्छा ऐसा होगा नहीं, हम बोल तो दिए कि तुमको ऑडिट अच्छा नहीं लगेगा तो भी पढ़ना पड़ेगा, बट ऐसा होगा नहीं कि तुमको ऑडिट अच्छा नहीं लगे। तुमको मेरा सब्जेक्ट हमेशा अच्छा लगेगा अगर तुमको पढ़ाई जरा सा भी अच्छा लगता है तो। अच्छा, आज का जो क्लास है हम लोग का ऑडिट लगभग आराम से चलेगा 2.25 से 2.5 घंटा। 2.5 आवर्स का क्लास है, 2.5 आवर्स का क्लास है। तो 2.5 घंटा का क्लास रहने वाला है। आराम से सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय। जाने का हड़बड़ी है क्या? आज लास्ट ट्यूशन है ना आप लोग का, इसके बाद और भी है क्या? तो आराम से 2.5 घंटा का क्लास रहने वाला है। बट ये जो 2.5 घंटा का क्लास रहने वाला है ना, ये पूरा का पूरा ऑडिट का इंट्रोडक्शन रहने वाला है। मतलब मेरे को 2.5 घंटा लग जाएगा पूरा ऑडिट का इंट्रोडक्शन देने में, और थोड़ा फास्ट बोलेंगे तब जाकर के खत्म होगा। फुल फ्लेजेड ऑडिट का इंट्रोडक्शन होने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू एंटर एनी न्यू चैप्टर टुडे, एनी न्यू चैप्टर इज नॉट गोइंग टू बी स्टार्टेड, वो नेक्स्ट क्लास से होगा। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का क्लास जो पढ़ाएंगे उससे एग्जाम में तो तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, 4 नंबर का आएगा ही आएगा। और अगर तुम आज का क्लास नहीं समझ सका, हम तुमको लिख करके दे रहे हैं, तुम रिमेनिंग कोई भी ऑडिट का क्लास मेरे से नहीं समझ सकेगा। मतलब टुडे इज अ बेस बिल्डिंग क्लास। Whatever words and terminologies we are going to use in the future classes of audit will be taught today. Whatever words, technical words of audit are there na, will be taught today. So if you do not understand those technical words that we are going to use in future classes, then you will not be understanding the future classes. हिंदी में बोले, आज का क्लास अगर नहीं समझ में आया तो एक भी क्लास समझ में आने वाला नहीं है। समझ में आया? तो जी जान लगा करके अच्छे से पढ़ना। मतलब आज का क्लास ही सब कुछ है, ये लास्ट क्लास तक कमाएगा। ठीक है सर, चालू हो जाइए आप। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, जिन लोग वर्चुअल रूम में बैठे हैं कंसंट्रेट करिए, स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास। जैसे ही हम ऑडिट लिखे, आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि द पर्सन हु कंडक्ट्स द ऑडिट इज नोन एज व्हाट? ऑडिटर। द पर्सन हु कंडक्ट्स ऑडिट इज नोन एज एन ऑडिटर, हैज टू बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। द पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट इज नोन एज, द पर्सन हु कंडक्ट्स ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर, एंड ऑडिटर हैज टू बी अ ऑडिटर हैज टू बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ऑडिटर जो है वो क्वालिफाइड क्या रहेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सबको समझ में आ गया ना मेरे बच्चों? जैसे हम ऑडिट शब्द लिखे हैं बोर्ड में, तुम लोग को ये फीलिंग तो आ गया होगा कि ऑडिट में क्या होने वाला है। ऑडिट मतलब चेकिंग वगैरह, ये ना। ऑडिटर ऑडिट करेगा तो क्या करेगा? क्या चीज चेकिंग करेगा? अकाउंट्स चेक करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑडिटर क्या चेक करने वाला है? अकाउंट्स। तो पहला बात तो ऑडिटर को अकाउंट्स का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस इंसान को अकाउंट्स का नॉलेज ही, वो चेक कैसे करेगा अकाउंट्स? समझा कि नहीं समझा? अगर आपको अकाउंट्स का ही नॉलेज, आप ऑडिट में क्या चेक करने वाले हैं? अकाउंट्स। आपको अकाउंट्स नहीं आता, आप ऑडिट कर लेंगे? तो इसलिए हम हमेशा से विश्वास रखते हैं कि जो इंसान अकाउंट्स पढ़ाता है उसको ऑडिट पढ़ाना चाहिए। नहीं समझा रहे बाबा? अगर हम लोग के अकाउंट्स के टीचर लोग जो है उन लोग ऑडिट पढ़ाएं, बाप रे बहुत मजा आ जाएगा, मतलब अच्छा पढ़ाएंगे। बट जिसको अकाउंट्स नहीं आता उसको ऑडिट पढ़ाना नहीं चाहिए। अच्छा, भी यहां पर आओ, हमको आता है इसलिए हम पढ़ाते हैं।
तो जैसे ही हम ऑडिट लिखे हैं, अगर हम तुमसे पूछे ऑडिटर, द पर्सन हु कंडक्ट्स ऑडिट इज नोन एज व्हाट? ऑडिटर, एंड ही हैज टू बी क्वालिफाइड। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, अगर हम तुमसे पूछे क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू व्हाट? डिटेक्ट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू डिटेक्ट व्हाट? एरर्स एंड, हाँ देखो ये सब हम बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों को पता है, आप लोगों को पता है ना? ये हम बोले कि मेरे बच्चे बोले? अरे मतलब मेरे स्टूडेंट्स बोले रे बाबा। बताइए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू डिटेक्ट व्हाट? टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, मतलब टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। आर वी थ्रू विद दिस? ये हम बताएं कि आप लोगों को पहले से पता था? एंड दिस इज व्हाट यू गेट इन योर एग्जाम, अ बिग जीरो। दिस क्रैब्स यू राइट एंड यू गेट अ बिग जीरो एंड देन यू कंप्लेन व्हाई आर वी गेटिंग जीरो? हम लोग तो लिखे थे, तुमको ऑडिट का शब्द का मतलब नहीं पता, तुमको एग्जाम में पास, तुम कितना भी अच्छे से बाद बाकी आंसर लिख दो, तुम ये आंसर लिख करके आओ, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स एंड, तुम्हारा पेपर चेक नहीं करेंगे, जीरो बैठा देंगे। तुमको ऑडिट शब्द का मतलब नहीं पता, तुमको खाक हम लोग ऑडिट में पास करेंगे? ये सब बीकॉम टीकॉम का आंसर नहीं चलेगा। अगर आप रास्ता चलता इंसान से पूछे ना, रास्ता चलता इंसान को रोक करके पूछे ए ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, तो वो यही बोलेगा जो तुम लोग बोला, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स एंड एरर्स व्हिच इज अ बिग जीरो। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर is never to detect the frauds and errors. The main objective of an auditor is not to detect the frauds and errors. Then what is the primary objective of an auditor? To check the financial statements. The primary objective of an auditor is to check the financial statements. To check the financial statements. Financial statement matlab PL balance sheet. My primary objective is to check the financial statement, yani financial statement, softly speaking PL balance sheet. And to comment on the financial statement, to comment on the, my primary objective is to comment on the financial statements, whether the financial statements are showing true and fair or not, whether the financial statements are showing true and fair or not. मेरा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके उसके ऊपर कमेंट करना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं। कौन दिखा रहा है कि नहीं? क्या दिखा रहा है कि नहीं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब जो हुआ है वही रिकॉर्डिंग है ना, कहीं आप गलत सलत तो नहीं रिकॉर्ड कर रखे हैं, मतलब जो हुआ है वो रिकॉर्ड कर दो। दैट इज नोन एज ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब मान लो अगर मेरे क्लाइंट, ऑडिटर जिसका ऑडिट करे उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट। तो ऑडिटर जिसका ऑडिट करे उसको क्या बोलते हैं? मान लो क्लाइंट के यहाँ पर कैश चोरी हुआ है। ओए क्लाइंट के यहाँ पर क्या चोरी हुआ है? हाँ, कैश चोरी होने का एंट्री बताओ। चीज हो बेटा तुम लोग, कैश चोरी होने का एंट्री। ठीक है तुम लोग को समझा, कैश चोरी हो रहा है मतलब कैश आ रहा है कि जा रहा है। तो जब तक ये बोले नहीं तब तक तुम लोग का बॉडी काम ही नहीं करता। जब बोलेंगे कैश जा रहा है तब याद आएगा, हाँ टू कैश। बताओ कैश चोरी होने का एंट्री, कैश आ रहा है कि जा रहा है? डिफल्केशन। चोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ तो? डिफल्केशन। तो अगर मेरे क्लाइंट के यहाँ पर कैश चोरी हुआ है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा? डिफल्केशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये डिफल्केशन नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है ना, तो ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट कहां क्लोज हो जाता है? तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? पीएल टू डिफल्केशन। तो ऑडिटर को खाली यही चेक करना है कि जो हुआ है उसका अकाउंटिंग सही हुआ है कि नहीं। हम तो अकाउंटिंग चेक करने आए हैं। जैसे आपके यहां पर कैश चोरी हुआ है तो मुबारक हो, हम एंट्री चेक करेंगे जो कैश चोरी हुआ, डिफल्केशन टू कैश आपने एंट्री मारा है कि नहीं और पीएल में डिफल्केशन क्लोज किया कि नहीं। कैश कौन चोरी किया? क्लाइंट मेरे से पूछा, मारेंगे ना तुमको। ऑडिटर क्लाइंट को बोल रहा है, हमको क्या पता बे, इसके यहां पर हम क्या फ्रॉड एरर ढूंढने आए हैं क्या? नहीं। कौन कैश चोरी किया, ये फ्रॉड कौन किया, ये ऑडिटर ढूंढेगा? नहीं, वो मेरे को नहीं आता। उसके लिए आप सीबीआई, सीआईडी, पुलिस वगैरह चुलबुल पांडे लोग को बुलाओ, हमको नहीं पता। मेरा काम है खाली अकाउंट्स चेक करना। तुम्हारे यहां पर कैश चोरी हुआ है, मुबारक हो। कौन फ्रॉड किया हम उसको डिस्कवर करने वाले, वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है टू कमेंट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर और नॉट। तो अभी तक का ऑडिट का जो इंट्रोडक्शन हुआ है उसमें आपको खाली दो ही बात पता चला, द पर्सन हु कंडक्ट्स ऑडिट इज नोन एज एंड ही हैज टू बी क्वालिफाइड। ये पहला बात आपको पता चला, द पर्सन हु कंडक्ट्स ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर एंड ही हैज टू बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा बात जो आप लोग को गलत पता था उसको सही किया गया, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। बोलो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। नो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज नॉट टू डिटेक्ट द फ्रॉड एंड एरर।
rather it is to comment whether the financial statements are showing true and fair view or not. It is to comment whether the financial statements are showing true and fair view or not. समझ गए सर हम लोग कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का फ्रॉड एरर डिटेक्ट करना, कौन फ्रॉड किया कौन एरर किया, हम उसको पकड़ने वाले हैं क्या कि अकाउंटिंग चेक करने वाले हैं और बताने वाले हैं, कमेंट करेंगे whether the financial statements are showing. अब ऑडिट होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI नाम तो सुना ही होगा. तो ICAI ने ऑडिट को डिफाइन किया और गजब डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू ICAI, audit may be defined as an independent examination. Audit may be defined as an independent examination of what? Financial statement. Audit may be defined as independent examination of financial statements of an entity. Financial statements of an entity. Entity मतलब कौन? Client. It's an independent examination. क्या? अरे बोलो मुंह खोल करके. क्या चीज का independent examination? Financial statements of an entity. Independent examination क्यों बोला गया ऑडिट को? It is an independent examination because auditor, while checking the books of accounts and financial statement, auditor while checking the books of accounts and is not required to follow the directions of the client. I am not required to follow client's direction. हम client के employee नहीं है. I am a professional, qualified chartered accountant. हम इसके बोले बोले ऑडिट करने वाले. क्लाइंट मेरे को बोल रहा है आज परचेज को चेक कर लो, परचेज बिल्स चेक कर लो. हम इसके बोलने से परचेज बिल चेक कर लेंगे. हम अगर प्लान करके आए हैं कि हम सेल का चेकिंग करेंगे तो हम सेल का चेकिंग करेंगे. तेरे बोलने से हम परचेज का चेकिंग करने वाले नहीं. हम तेरे एम्प्लॉय नहीं है. हम क्लाइंट के बोले बोले काम करने वाले नहीं है. हम इसके इशारों पर नहीं काम करेंगे. नाचने के बाद कहां से आ गया? हम इसके इशारों पर काम नहीं करेंगे. So that is why it is which examination? Audit may be defined as which examination? Why independent examination? We call it independent examination because auditor is not an employee of the client and he is not required to follow the directions of the client while conducting his audit. याद रखना हम लोग इसका डायरेक्शन फॉलो करने वाले नहीं है. ऑडिट का ये जैसे बोलेगा वैसे ऑडिट होगा क्या कि ऑडिटर अपना प्लान के हिसाब से करेगा. इसके बोले बोले ऑडिट करने वाला नहीं है. That is why it's an independent examination. समझ में आ गया सर? It's an independent examination because auditor is not required to follow directions of the client while conducting his audit. So it's an independent of what? Independent examination of financial statements. किसका? Independent examination of financial statements of an entity. क्या? Entity whether profit oriented or not. Entity whether profit oriented or not. Of an entity whether profit oriented or not. Irrespective of its size and legal form. Irrespective of its. इंस्टीट्यूट बोला कि जब आप किसी भी एंटिटी को ऑडिट करेंगे वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, मतलब प्रॉफिट मैटर्स कि डज नॉट मैटर. डज नॉट मैटर. ये सब मेरे लिए सब मोह माया है. डज नॉट मैटर. विच मीन्स क्लाइंट अगर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या लॉस मेकिंग क्लाइंट है, उसको तुच्छ नजरों से देखेंगे. एक तो लॉस है और ऑडिट करवा रहा है. ऊपर से कर देंगे तेरा ऑडिट. नहीं. द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी with which I am going to audit the financial statement of a profit making client, the effectiveness and efficiency with which I am going to audit the financial statements of a profit making client, with the equal effectiveness and with the equal efficiency I should also audit the financial statement of a loss making client. हिंदी, जितना अच्छे से हम प्रॉफिट वाला को ऑडिट करेंगे उतना अच्छे से लॉस वाला का भी ऑडिट करेंगे. बिकॉज प्रॉफिट मैटर्स के डज नॉट मैटर. जो हुआ है वो सच सच दिखा दो. मेरे लिए प्रॉफिट डज नॉट मैटर. इररिस्पेक्टिव ऑफ size and legal form. Irrespective of size and legal form. Size मतलब large size organization, small size organization. Same चीज. जितना अच्छे से हम large size organization का ऑडिट करेंगे, क्या उतना अच्छे से हम small size organization का भी ऑडिट करेंगे? Because size matter के does not matter. Profit, size, legal form does not matter. Legal form मतलब आपको पता होना चाहिए ना, different forms of businesses होते हैं. कोई कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई एचयूएफ, हिंदू इंडिविजुअल फैमिली. माय गॉड, जितना अच्छे से हम कंपनी का ऑडिट करेंगे क्या उतना अच्छे से हम पार्टनरशिप का भी ऑडिट करेंगे. बिकॉज फॉर्म मैटर्स की फॉर्म डज नॉट मैटर.
मतलब the effectiveness and efficiency with which auditor is going to conduct the audit of a profit making client with the equal effectiveness and equal efficiency, he should also audit the financial statement of a. जितना अच्छे से हम लार्ज साइज का ऑडिट करेंगे उतना अच्छे से, जितना अच्छे से हम कंपनी का ऑडिट करेंगे उतना अच्छे से पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप का भी ऑडिट करेंगे, प्रॉफिट, साइज, लीगल फॉर्म. सो ऑडिट क्या है? ऑडिट का डेफिनेशन अगर हम आपको पूछें, अकॉर्डिंग टू ICAI, ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन. अरे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या चीज का? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल. एक सेकेंड, आप लोग मत भूलिए, आप लोग यहां पर पढ़ने आ रहे हैं अच्छा रैंक के लिए, अच्छा एग्जामिनेशन के लिए. तो अगर आपको लगे कि आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं तो कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दो. आप समझ रहे हैं, पढ़ करके कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं, ये चीज याद रखना. तो एकदम पंप अप योरसेल्फ. तो ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बिकॉज ऑडिटर इज नॉट गोइंग टू फॉलो द क्लाइंट्स डायरेक्शंस, सो इट मे बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसका? So audit is an independent examination of financial statements of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form. And such an examination is conducted to detect fraud and error. Such an examination is conducted to detect fraud and error. Okay, to comment. Such an examination is conducted to comment whether the financial statements are showing true and fair view or not. पूरा क्लास ऑडिट से समा गया है, अब पूरे फिजाओं में ऑडिट फैल गया है. ऑडिट फील करना चालू कर दिए हो. क्या है? एम्प्लॉय है हम कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. लास्ट टाइम फॉर द लास्ट टाइम डेफिनेशन आई एम सेइंग. सो ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of size and legal form. And such an examination is conducted to detect fraud and error. Okay, to comment whether the financial statements are showing true and fair view or not. अब true and fair view or not बोलना बहुत आसान है. Whether the financial statements are showing, ये जो true and fair view होता है ना, ये तभी दिखाएगा. बहुत टेक्निकल वर्ड है ट्रू एंड फेयर व्यू. बोलना तो सब लोग बोल सकता है, हाँ ये तो सुना हुआ है हम लोग का ट्रू एंड फेयर व्यू. Whether the financial statements are showing, but true and fair view is a technical term. The financial statements will exhibit, यानी show. The financial statements exhibit, यानी show true and. Only if they satisfy all the three conditions. आपका financial statement, client, आप मेरे client है, आपका financial statement true and fair view तभी दिखाएगा जब तीनों का तीनों condition satisfy. एक भी breach हो गया, true and fair view नहीं दिखा रहा है. All the three conditions must be satisfied by the financial statements to show true and fair view. पहला condition. Accounting policies which are selected and applied by the management. Accounting policies selected and applied by the मतलब client must be proper accounting policies जो आपको सूट करता हो. सर अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है? अरे बेशर्मो, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं समझता? नहीं समझते सर, समझाइए ना अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है. जैसे मान लो डेप्रिसिएशन. क्या? हाँ, डेप्रिसिएशन. अब मान लो से फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का जो मेथड है या तो SLM है या फिर WDV. तो अगर तेरा एसेट को SLM सूट कर, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो SLM यूज कर. WDV यूज करना है तो सूट तो करना चाहिए तेरा एसेट को WDV. मतलब तेरा एसेट को जो बेस्ट सूटेड है वो यूज कर, SLM या फिर ये क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी. अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब समझ में आ रहा है? जैसे डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग पॉलिसी या तो SL में रहेगा या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या रहेगा? WDV. ये होता है अकाउंटिंग पॉलिसी. वैसे स्टॉक को वैल्यूएशन करना, हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं ना, फीफो. जो लिफो विफो बोल रहे गलत है, आप सना बस मुंह खोल करके बोल दे रहे हो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, AS2 बोलता है कि खाली दो ही मेथड अलाउड है स्टॉक वैल्यूएशन का, फीफो एंड वेटेड एवरेज. फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन एंड वेटेड एवरेज मेथड. लेकिन तुम लोग का क्या है? सीखा हुआ है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, सिंपल एवरेज. बस ठोकते रहो, लिफो, सिंपल एवरेज. आज गलत आंसर दे दिया, आगे से मत देना. AS2 बोलता है खाली दो ही मेथड अलाउड है स्टॉक को वैल्यू करने का. स्टॉक कैन बी वैल्यूड आइदर बाय फीफो और वेटेड एवरेज. है स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका है फीफो या फिर. तो ये सब क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी. SLM WDV इज एन अकाउंटिंग. फीफो बोलो बोलो बोलो, वेटेड एवरेज. ये सब अकाउंटिंग क्या है? पॉलिसी. तो आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे वो प्रॉपर सिलेक्ट करिएगा. एक बात कान खोल करके सुन ले, ऑडिटर आएगा, चेक करेगा,
कुछ करेगा नहीं। मेरा काम अकाउंट्स बनाना नहीं है तेरे यहां पर। अकाउंट्स कर रखे हो तो दिखा दो, चेक करके ओपिनियन दे देंगे। हम एक भी जर्नल मारने वाले नहीं है, एक लेजर पोस्टिंग कुछ नहीं करने वाले हैं। पीएल बैलेंस शीट हम बनाएंगे आकर के कि क्लाइंट बनाएगा? बनाए हो तो दिखा दो, हम चेक करके अपना ओपिनियन फॉर्म कर देंगे। मतलब हम अकाउंटिंग करने के लिए आए हैं क्या? समझ में आया? ऑडिटर अकाउंटिंग करने वाला एक भी अकाउंटिंग नहीं करेंगे तेरे यहां। जो तुम कर रखा है उसको खाली चेक करके कमेंट पास कर देंगे कि वो ट्रू एंड फेयर दिखा रहा है कि नहीं। तो ये जो एसएलएम डब्ल्यूडीवी ऑडिटर सेलेक्ट करेगा, डेप्रिसिएशन ऑडिटर आकर के ठोकेगा, स्टॉक का वैल्यूएशन ऑडिटर आकर के करेगा कि क्लाइंट करेगा? पक्का? तो हमको तो खाली ये चेक करना है कि अकाउंटिंग के जो पॉलिसी सिलेक्ट और अप्लाई किया गया है किसके द्वारा? मैनेजमेंट, वो प्रॉपर है कि नहीं। मान लो मेरा क्लाइंट ने एक एसेट खरीदा, पेटेंट राइट, टेंजिबल है कि इनटेंजिबल? थैंक यू, नॉर्मल हो। पेटेंट राइट इंटेंजिबल एसेट है, मान लो 10 लाख का, और इसका लाइफ है 10 साल। माई क्लाइंट इज हैविंग अ पेटेंट राइट ऑफ 10 लाख, 10 lakhs having a life of 10 years, patent of 10 lakh having a life of 10 years, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, तो हर एक साल इसको कितना कितना करके रेट ऑफ कर देना चाहिए? 1-1 लाख। मतलब यूजिंग विच मेथड? एसएलएम की डब्ल्यूडीवी? एसएलएम। इनटेंजिबल एसेट्स जो होता है ना, इनटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने का बेस्ट मेथड क्या होता है? एसएलएम। रिपीट, इनटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने का बेस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? एसएलएम। यार 10 लाख 10 साल, तो हर एक साल कितना कितना राइट ऑफ कर दो? 1-1 लाख। बट मेरा महान क्लाइंट है, ये डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? जो कि इंटेंजिबल एसेट के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग, इंटेंजिबल एसेट का प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? एसएलएम। बट माय महान क्लाइंट हैज डन इट, ही हैज फॉलोड डब्ल्यूडीवी। माफ करिएगा, आप इंटेंजिबल एसेट को डब्ल्यूडीवी से रेट ऑफ कर रहे हैं, ये प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तो अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी व्हाट? प्रॉपर। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर सिलेक्टेड एंड अप्लाइड बाय ऑडिटर की मैनेजमेंट। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कौन करेगा? मैनेजमेंट ही सिलेक्ट करेगा। अप्लाई भी कौन करेगा? ऑडिटर तो खाली क्या करेगा? चेक कि प्रॉपर था कि नहीं। ठीक है सर, समझ गए। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड बाय द मस्ट बी प्रॉपर। दूसरा कंडीशन ट्रू एंड फेयर का, ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मस्ट बी अप्लाइड। ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मस्ट बी अप्लाइड बाय ऑडिटर की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जब अकाउंटिंग करेगा ऐसे हवा में अकाउंटिंग कर देगा कि एएस फॉलो करेगा, सारा का सारा एएस फॉलो करेगा ना। बट माय महान क्लाइंट हैज डन इट, ही हैज नॉट फॉलोड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक तो भी एएस छोड़ा तो ट्रू एंड फेयर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? जैसे एएस2 में लिखा हुआ है ना, एएस2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज व्हाट? इन्वेंटरी वैल्यूएशन। कि स्टॉक का वैल्यूएशन या तो फीफो से होगा या लीफो यूज किया है, लीफो। अगर आपने लीफो लास्ट 10 फर्स्ट आउट से स्टॉक का वैल्यू किया, माफ करिएगा आपने एएस2 ब्रीच कर दिया। माफ करिएगा, क्योंकि आपने एएस2 ब्रीच कर दिया, यानी आपने एएस को फॉलो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है। तो सारा का सारा क्या फॉलो करना पड़ेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, एस10। बोलो बेटा, एस10 का नाम बताओ। फिक्स्ड एसेट नहीं रहा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ब्रेकिंग न्यूज, तुम लोग जब सीपीटी से आईपीसी कि आईपीसीसी, आईपीसीसी नहीं है, तुम लोग जब सीपीटी से आईपीसी में आ रहा था, इंस्टीट्यूट एस10 को अमेंड कर दिया। पहले एस10 का नाम क्या था? अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। अभी अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नाम है। फिक्स्ड एसेट वाला एस हट गया, नहीं समझा? नया एस आ गया, एस10 ही, और नाम पूरा चेंज हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अंदर का भी पूरा चेंज हो गया। दोस्तों लक्की यू, एस6 याद है क्या था? एस6 हटा दिया गया, एस6 डेप्रिसिएशन एस10 के अंदर ही घुसा दिया गया है। फेयर इनफ। यार एस10 जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बात कर रहा है, तो उसका डिप्रिसिएशन का बात नहीं करेगा? बोलता है नहीं, इसका डिप्रिसिएशन का बात अलग एस करेगा। यार ये कहां का इंसाफ है? तो पहले एस6 और एस10 दोनों था ना। एस6 क्या था? डिप्रिसिएशन, और एस10 क्या था? फिक्स्ड एसेट। एस10 के अंदर ही एस6 का माल मसाला ऐड हो गया है। एस6 हैज बीन अबॉलिश्ड, रिमूव्ड। एस6 अब हट गया। बहुत बड़ा बात है ये। नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन लोग चेंज नहीं करता। लास्ट हुआ था एस8 चेंज हुआ था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8।
सालों पहले, और अभी आप सीबीटी से आईपीसी में आ रहे थे, AS6 हैज बीन अबॉलिश्ड और AS10 के अंदर AS6 का मैटर अंदर है, और AS10 का नाम क्या रख दिया? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फिक द सेट नहीं है अब, PPA, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो अब मैनेजमेंट बोलता है हमको AS10 का ज्ञान नहीं था, हम नहीं फॉलो किए। बोला AS10 अभी रिवाइज हुआ, हम नहीं फॉलो किए। तो ट्रू एंड फ्री दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? सिंपैथी दिखा दोगे कि ओ बाबा नहीं आता, हम कर देते हैं। अब समझ रहे हैं? अब अकाउंटिंग करना चालू कर दीजिएगा, सिंपैथी दिखाओगे। AS10 नहीं फॉलो किया तो नहीं किया, मतलब ट्रू एंड फ्री दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? तो ट्रू एंड फ्री का तीनों कंडीशन वाज सेटिस्फाइड। सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज सबसे पहला क्या था? सेलेक्टेड एंड अप्लाइड बाय द, शुड बी प्रॉपर कि इम्प्रॉपर? अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट बी प्रॉपर। दूसरा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारा का सारा एस फॉलो होना चाहिए। तीसरा एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स इन नोट्स ऑन अकाउंट्स, बोलो मुंह खोल करके, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स इन नोट्स ऑन अकाउंट्स। सुने हो ना नोट्स ऑन अकाउंट्स, जिसको तुम लोग फुट नोट चिल्लाता था बचपन में कि फुट नोट में डिस्क्लोजर देना है। अब जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्या चीज? कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब वो आज के डेट तो लायबिलिटी नहीं है, बट फ्यूचर में अराइज हो भी सकता है। तभी तो बोल रहे हैं फ्यूचर में अराइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बुद्धि में जा रहा है। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसा होता है आइटम जो आज तो लायबिलिटी, फ्यूचर में अराइज हो भी सकता है, तो इसका डिस्क्लोजर नोट्स ऑन अकाउंट्स में दो। कंटिंजेंट लायबिलिटी मस्ट बी डिस्क्लोज इन कहां पर? इसका कंटिंजेंट लायबिलिटीज ने नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया, तो ट्रू एंड फेयर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। समझ गए सर कि ट्रू एंड फेयर बहुत टेक्निकल वर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुंह से निकालना। ट्रू एंड फेयर ट्रू एंड फेयर क्या होता है? व्हेन ऑल द थ्री कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नोट्स ऑन अकाउंट्स, डिस्क्लोजर्स इन नोट्स ऑन अकाउंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नोट्स ऑन अकाउंट्स। क्या मेरे बच्चे संभाल लिए हैं? अब देखिए और ऑडिट के अंदर घुस रहे हैं अपने। ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रॉड एरर डिटेक्ट करना कि कमेंट करना, मतलब अपना ओपिनियन फॉर्म करना, टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन। तो ऑडिटर्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर्म एन ऑडिट। देखिए कंसंट्रेट करिए, ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव फ्रॉड एरर डिटेक्ट करना है कि ओपिनियन देना? किसके ऊपर ओपिनियन देना? वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि वो ट्रू एंड फेयर दिखा रहा है कि नहीं। देखो पूरा एक चार्ट से समझा रहे हैं। Audit's main objective is to form an audit. हाँ, थैंक यू, टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन। एक बात बता, ऑडिटर जो अपना ओपिनियन ऐसे ही दे देगा कि एविडेंसेस देख करके? ऑडिटर विल फॉर्म हिज ऑडिट, ऑडिटर्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर्म एन ऑडिट एवं की ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। उस एविडेंसेस को बोलते हैं ऑडिट एविडेंसेस। क्या बोलते हैं बताओ ना? सबूत तो चाहिएगा ना मेरे को, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस खुद चल करके आ जाएगा कि ऑडिटर को कलेक्ट करना पड़ेगा? खुद चल करके आ जाएगा एविडेंसेस कि ऑडिटर कलेक्ट करेगा। ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा। क्या लगाएगा बताइए ना? ऑडिटर हैज टू फॉर्म ऑडिट, ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करने के लिए क्या चाहिएगा? एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कब मिलेगा? आफ्टर वी परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा। और ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्सटैंटिव, बोलो मतलब आज सुनहरा दिन है मेरे बच्चों, जब तुम लोग नया नया वर्ड सीख रहे हैं। मेरे बच्चे नया नया वर्ड्स बोल रहे हैं, और ये सब आज नहीं सीखा ना, फ्यूचर क्लास में ऐसी बात होगा। फर्स्ट वी अप्लाई कंप्लायंस, देन वी अप्लाई सब्सटैंटिव, उड़ना चालू कर दोगे। तो ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, दो प्रकार का होता है। ऑडिट प्रोसीजर्स में भी ऑफ टू टाइप, सब्सटैंटिव और एक होता है कंप्लायंस। दो ऑडिट प्रोसीजर का नाम बताओ। सब्सटैंटिव, कंप्लायंस। सबसे पहले हम समझाएंगे सब्सटैंटिव होता है, सब्सटैंटिव इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सब्सटैंटिव इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, बोलो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। और एक होता है एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियोज। एनालिसिस ऑफ की मतलब चाबी की, इंपॉर्टेंट। अरे इंपॉर्टेंट की मतलब क्या? इंपॉर्टेंट। एनालिसिस ऑफ इंपॉर्टेंट रेशियोज, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। एक एक करके समझाएंगे। कुछ लिखना नहीं है, हम सब कुछ डिक्टेट करेंगे, हम सब कुछ लिखवाएंगे A to Z। सब्सटैंटिव प्रोसीजर का पहला टाइप बताओ।
सब्सटेंटिव का पहला टाइप है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। बहुत रिलैक्स करो बेटा। सब्सटेंटिव का पहला टाइप वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अच्छा, ऑडिटर चेकिंग ही तो करने वाला है ना रे बाबा। ऑडिटर क्या करने वाला है, क्या चेक करने वाला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? पीएल बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली क्या आता है उसके अंदर? पीएल बैलेंस शीट में क्या आता है? इनकम एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी। पीएल में क्या है? इनकम एक्सपेंस। ये तुम लोग पीएल में क्या आता है? इनकम एक्सपेंस। बैलेंस शीट में एसेट। जब ऑडिटर इनकम और एक्सपेंस को चेक करेगा इसको वाउचिंग बोलेंगे। चेकिंग ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज वाउचिंग। चेकिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। Whenever auditor will check income and expense, it is called vouching. Whenever auditor will check assets and liabilities, it is called verification. Checking of income expense. I repeat, checking of income and expense. Vouching. Checking of assets and liabilities. Verification. Income expense जब चेक करेंगे वाउचिंग बोलेंगे, asset liability चेक करेंगे वेरिफिकेशन। और तुमको चेक करते हैं परचेज का क्या होगा? वाउचिंग। कभी भी परचेज चेकिंग मत बोलना, ये ऑडिटर के शान के खिलाफ है। हम लोग नॉर्मल दुनिया से हट करके हैं। टेक्निकल टर्म्स यूज करो। परचेज का वाउचिंग होगा, सेल्स। अरे इनकम एक्सपेंस समझ में आता है ना? अब इनकम एक्सपेंस क्या होता है वो हम नहीं समझाएंगे, हम ये बताएंगे इनकम एक्सपेंस का चेकिंग को बोलते हैं वाउचिंग, एसेट लायबिलिटी का चेकिंग को वेरिफिकेशन। फटाफट, परचेज वाउचिंग, सेल वाउचिंग, लैंड बिल्डिंग वेरिफिकेशन, डेटार अरे एसेट अरे बाबा डेटार, क्रेडिटार वेरिफिकेशन, लोन सैलरी वाउचिंग नॉर्मल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये गलत बोलोगे, कैश सही बोल दिया। और जो दोनों दोनों बोल रहा है ना उसको अंडा देंगे दोनों। कैश पीएल में आता है तुम्हारा? डैश कैश कहां आता है? पक्का? कैश का क्या होगा? वेरिफिकेशन। बैंक, इनकम एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी, परचेज सेल, कैश बैंक, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, डेटा क्रेडिटर। संभालते जा रहे हैं? अब ये सब टेक्निकल टर्म्स है। तुम लोग का अगर किसी का ऑडिट होता है तो हाथ उठाओ, एक होमवर्क देंगे। अरे तुम लोग का घर में फैमिली बिजनेस कुछ होगा, बड़ा रूप में कुछ बिजनेस है तो ऑडिट वगैरह होता होगा। कैसे दरिद्र बच्चे हैं, किसी का तो ऑडिट होता होगा। फुल हैंड। हाँ, अरे तुम्हारा बिजनेस है, मम्मी पापा का तो बिजनेस होगा। हाथ उठाओ जिन लोगों का घर बिजनेस का ऑडिट होता है, फुल हैंड। तो तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं। तुम लोग होमवर्क ये रहेगा, अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, जो सीए अंकल है या सीए भैया, उसे पूछना तो कैश वाउचिंग कर लिए? कैश वाउचिंग बोलेगा चल रहा है कैश वाउचिंग। फिर तुम बोलना जो होता नहीं वो चल कैसे रहा है? कैश का वेरिफिकेशन होता है। बट क्या है ना, लोग सीए बन तो जाते हैं बट उतना साउंड नॉलेज नहीं रहता। तो इवन वी फाइंड द ऑडिटर्स मेकिंग दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स कि कैश का वाउचिंग करने आए हैं। मेरे ऑडिटर आकर के बोलते हैं मेरा ऑडिट होता है, मेरा ऑडिटर मेरे को आकर के बोलते कैश का वाउचिंग करना है। हम बोल देंगे जो होता नहीं वो आप कैसे करिएगा, बोले हुए हम। बोलता मुझे आप भी एक एक बात पकड़ लेते हैं। हाँ तो पकड़ेंगे नहीं, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो आप मेरा कर रहे हैं तो फिर ठीक से करिए। मजा आ जाता है मतलब जब ऑडिटर ऑडिट करने आता है। तो नॉलेज ऐसा रखो ना कि सामने वाला तुमसे बात करने के पहले 4 बार सोच करके बोले। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, आप समझ रहे हैं? ईगो नहीं, नॉलेज इस प्रकार का रखो कि पूरा मतलब तुम एक वृक्ष से भरा हुआ है नॉलेज। चलो अब मेरे बच्चा लोग के मन में एक क्वेश्चन आएगा, इनकम एक्सपेंस का चेकिंग भी तो चेकिंग ही है, एसेट लायबिलिटी का चेकिंग भी तो चेकिंग ही है, इसको वाउचिंग बोलते क्यों है, वेरिफिकेशन बोलते क्यों है? बच्चा लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज इट कॉल्ड वाउचिंग, व्हाई इज इट कॉल्ड वेरिफिकेशन? आर दीस आर टेक्निकल वर्ड्स फॉलोड वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड कुछ कॉमन टर्म्स लाया गया ऑडिट सब्जेक्ट में, नहीं तो ऑडिट को ऑडिट क्यों बोलते हैं? चेकिंग बोलो, ऑडिट में तो चेकिंग ही हो रहा है। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज है, नहीं समझा? अब जैसे वो इंसान जो है ना जो स्टेटोस्कोप लगा करके चेक करते दिल का धड़कन वगैरह, डॉक्टर क्यों बोलते, कुछ और बोलो। वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजीज है ना रे बाबा। और वो जो इंसान है ना वो रोंदू सा मुंह बना करके आता है एकदम थकेला, एकदम इलाज करवाने, क्या बोलते हैं उसको, तो पेशेंट क्यों बोलते हैं? बीमार आदमी बोलो, सिक मैन बोलो, सिक बोलो, व्हाट डू कॉल पेशेंट?
समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? और वो जो है ना, जो बहुत ज्यादा ज्ञान देता है, तो कुछ और बोलो तो चीज समझो। टर्मिनोलॉजीज जो है वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है, वैसे ये सब टर्म जो है वो वर्ल्ड वाइड फॉलो होगा। है दोनों चेकिंग ही, इनकम एक्सपेंस भी क्या है? चेकिंग, बट वी कॉल इट वाउचिंग। एसेट लायबिलिटी का चेकिंग वी कॉल वेरिफिकेशन। समझे? अब कुछ लोग जो है इनोवेशन करते हैं, वेरिफिकेशन में उन लोग अपना ही मतलब ज्ञान, ये सब कुछ नहीं है, मतलब जिसको छू सके ना वेरिफिकेशन। हम बोले बाप रे, ऐसे कैसे? मतलब देखिए, बिल्डिंग टच कर सकते हैं, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग सब टच कर सकते हैं, वेरिफिकेशन। हम लोग डेटर का भी तो वेरिफिकेशन होता है। छूना चालू कर दोगे डेटर को, मार पड़ जाएगा तुमको। ये सब छुआछूत में मत जाओ। छूना और नहीं छूना से वाउचिंग वेरिफिकेशन का कोई संबंध नहीं है। It's just that when we check income expense we call vouching. It's just that when we check asset and liability we call verification. Just to identify the income expense का checking and asset liability का checking. Terminologies है। जैसे अभी हम अपना क्लाइंट के सामने अगर बात करेंगे उसको समझ में नहीं आएगा, लेमैन को समझ में नहीं आए। जैसे अगर हम क्लाइंट को बात करें, क्लाइंट के सामने बात कर रहे हैं अपने ऑडिट पार्टनर से बात कर रहे हैं क्लाइंट के सामने। Yes, we have applied the compliance procedure in which we found internal control quite strong, so we have decided to apply less substantive. Yeah, we have completed the vouching part yesterday itself, and from tomorrow we are going to apply the verification part. After that we'll be analyzing the ratios. इसको भी लग कुछ बहुत बड़ा काम हो रहा होगा, क्लाइंट को भी लगेगा कुछ बहुत ही बड़ा काम हो रहा है इसके यहाँ पर। लेकिन अगर वही हम इसको ऐसे बोले, पीएल का आइटम चेक कर लिए हैं, कल से बैलेंस शीट का आइटम चेक करेंगे, इस डेस्क को भी समझ में आ जाएगा। तो टर्मिनोलॉजीज यूज करना, that we have completed the vouching part and from tomorrow we are going to start with the verification part. After that we'll be analyzing the key financial ratio. तुमको नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जितना समझाया जा चुका है कि वाउचिंग वेरिफिकेशन समझ में आ रहा है। तो चेकिंग ऑफ, फाइनली चेकिंग ऑफ इनकम एक्सपेंस, चेकिंग ऑफ एसेट लायबिलिटी, पक्का? मूव ऑन, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। अब ये जो एनालिसिस हम लोग करते हैं की फाइनेंशियल रेशियोज, एनालिसिस ऑफ की यानी इंपॉर्टेंट रेशियोज, की फाइनेंशियल रेशियो यानी इंपॉर्टेंट रेशियो। क्लाइंट का मान लो एक इंपॉर्टेंट रेशियो करंट रेशियो। करंट रेशियो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसी का फॉर्मूला तेरे को आता है। पूरा रेशियो एनालिसिस के ऊपर कमांड है मेरे बच्चों का, खाली इस रेशियो के ऊपर। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताइए। सही है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। हम इसको करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी रेशियो चेक किए, करंट रेशियो चेक किए, 1:4 आ रहा है। अच्छा है कि खराब है? अबे करंट एसेट 1:4 समझ में आ रहा है? 1/4 करंट लायबिलिटी इसका 4 गुना है करंट एसेट का। को बाप रे, करंट लायबिलिटी 4 गुना, समझ में आ रहा है तेरे को? करंट लायबिलिटी 4 गुना करंट एसेट का। फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग की वीक, इससे पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन क्लाइंट का कि स्ट्रांग है कि वीक। बताइए, हम इसका की रेशियो एनालाइज किए, की फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो, करंट रेशियो, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी 1:4। करंट लायबिलिटी 4 गुना है किसका? अब रे, करंट लायबिलिटी 4 गुना करंट एसेट का, कैसे टिकेगा ये? फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि वीक है? तो अगर फाइनेंशियल पोजीशन इसका, तो हम लोग को इसका गोइंग कंसर्न एजम्पशन चेक करना पड़ेगा। आप लोग तो बचपन में पढ़े हैं कि हर एक क्लाइंट क्या होता है? गोइंग कंसर्न। एवरी क्लाइंट इज एज्यूम्ड टू बी अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब जब तक सूरज तब तक ऑर्गेनाइजेशन का। इंग्लिश में बोले तो going concern assumption means that client is going to carry on its operation on and it is not going to wind up the operation in near future. It is not going to liquidate in near future. Near future में ये मरने वाला। So going concern मतलब clients operations are going to continue कि not continue? बट यार अगर इसका रेशियो ऐसा आ रहा है 1:4, आपको नहीं लगता हमको इसका गोइंग कंसर्न चेक कर लेना चाहिए? डाउट आ रहा है मेरे को इसका गोइंग कंसर्न के ऊपर। देखो अब तुम लोग क्या समझा, देखो डिस्लेक्सिया वाला लोग। करंट रेशियो 1:4 है ना? फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि वीक है? बताओ ये गोइंग कंसर्न है कि नहीं है? अरे यार
रेशियो बहुत खराब है, गोइंग कंसर्न है कि नहीं है? तुम लोग बहुत अच्छा बैच है, एक बार पहले जोरदार ताली हो जाए तुम लोग खुद के लिए। बस नॉर्मली लोग तुरंत बोल देते हैं रेशियो खराब है, इट हैज गोइंग कंसर्न नहीं है। ऐसा नहीं, रेशियो अगर खराब आ रहा है तो ये एक इशारा है, डाउट है कि ये गोइंग कंसर्न हो भी सकता है, नहीं भी। मतलब हमको इसका गोइंग कंसर्न चेक करना पड़ेगा। हम लोग हर बार गोइंग कंसर्न चेक नहीं करते हैं क्लाइंट का, रेशियो खराब आएगा ना तो ही गोइंग कंसर्न चेक होगा। अचानक से हम गोइंग कंसर्न चेक करने चले जाएंगे तो क्लाइंट भड़क जाएगा। हम चेक करने वाले हैं कि आप गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, क्लाइंट तुरंत भड़क जाएगा। बोला 70 साल से धंधा कर रहे हैं, 70 साल से धंधा कर रहे हैं, तुम अचानक से मेरा आकर के गोइंग कंसर्न पूछ रहा है? सही वैलिड बोल रहा है कि नहीं बोल रहा बताओ तो? 70 साल से जब वो टिका हुआ है, हम अचानक से बोलेंगे हम गोइंग कंसर्न चेक करेंगे। डू हैव अ लाइसेंस टू चेक द गोइंग कंसर्न सडनली? नहीं, इंश्योर्ड मना करता है। बोला अचानक से किसी का गोइंग कंसर्न में चेक कर चले जाना, पहले रेशियो चेक करना। रेशियो अगर खराब आया तो गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, वही चेक करना होगा। रेशियो खराब आने पर चेक करेंगे, रेशियो अच्छा आएगा तो चेक, रेशियो खराब आएगा तो चेक करेंगे, पक्का? अब ये मत पूछना कैसे चेक करेंगे, वो चैप्टर में चले जाएंगे। फिर तो ऑडिट का इंट्रोडक्शन गया, एक चैप्टर में आ गए, वो एक क्लास में सिखाया जाएगा कैसे चेक करेंगे। बट अभी हम ये सिखा रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है। व्हाई डू वी एनालाइज की फाइनेंशियल रेशियो? वी एनालाइज की फाइनेंशियल रेशियो टू फाइंड आउट whether we have to check is going concern or not. If the ratio is bad, we will check. If the ratio is healthy, we will not check. मरते दम तक याद रहेगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो ये दीदी आराम से बैठी है, ठीक है? से फॉर एग्जांपल मान लो दीदी आराम से बैठी है, हम इनको बोले आपका स्वाइन फ्लू का चेकिंग करेंगे हम। भड़क जाएगी कि नहीं भड़क जाएगी? बोला भैया आप पागल हो गए हैं, है ना? तो जिस तरीके से इस बच्ची का स्वाइन फ्लू का चेकिंग अचानक से, हमारा क्लाइंट का भी गोइंग कंसर्न अचानक से चेक नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये बच्ची लगातार छींके जा रही है, स्नीजिंग, बोले जा रही है मेरे को भैया भैया कफ, भैया कोल्ड, भैया भैया आई वाटरिंग, नोज वाटरिंग, भैया एवरीथिंग, भैया वाटरिंग, भैया फीवरेज, भैया, हम इसको बोल देंगे ये इशारा है कि नहीं है? तो बस बोल देंगे 2 दिन की और मेहमान खत्म होने वाली है, स्वाइन फ्लू है, इसको 2 दिन और जिंदा रहेगी। सीधा बोल देंगे कि अब टेस्ट होगा, सिम्टम आया है ना रे बाबा, सीधा कमेंट कर देंगे नहीं है गोइंग कंसर्न नहीं है, खत्म होने वाली है, कि चेकिंग होगा। समझ में आया? जैसे इस बच्ची का अचानक से स्वाइन फ्लू का चेकिंग नहीं हो सकता, मेरा क्लाइंट का गोइंग कंसर्न का भी अचानक से चेकिंग, इसके छींकने वीकने पर, रेड आइज होने पर कमेंट कर देते हैं कि चेकिंग करते हैं। वैसे ही मेरा क्लाइंट का अगर रेशियो खराब आ गया तो क्या हुआ, आप कमेंट कर दीजिएगा कि गोइंग कंसर्न नहीं है, चेकिंग होगा। समझ में आ गया सबको? तो सब्सटेंटिव मतलब 2 होता है, काउंटिंग वेरिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल, चेकिंग ऑफ इनकम एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी, एंड वी एनालाइज की फाइनेंशियल रेशियो टू फाइंड आउट whether we have to check going concern or not. Next procedure, compliance नहीं, compliance, क्या बोल रहे हैं? compliance procedure. compliance procedure में ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल चेक करता है क्लाइंट का। ऑडिटर चेक्स इंटरनल कंट्रोल ऑफ द क्लाइंट। कंप्लायंस में हम क्या चेक करने वाले हैं? क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल। अभी क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल चेक होने वाला है, बैठिए। कंप्लायंस में ऑडिटर इज गोइंग टू चेक इंटरनल कंट्रोल। नाउ व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल होता क्या? इंटरनल कंट्रोल रेफर्स टू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मेजर्स that client has taken for smooth functioning of his organization. Various departments, various measures that client has taken for smooth functioning of his organization refers to internal control. Control measures for smooth functioning of organization. अच्छा, हर एक मैनेजमेंट चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि उसका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शनिंग हो कि रफ फंक्शनिंग? एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल वांट कि उसके यहां पर काम स्मूथली हो कि नॉट स्मूथली? हाँ, तो स्मूथली काम होने के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा?
अलग अलग मेजर्स लेना होगा कि नहीं लेना होगा। वो डिपार्टमेंट, वो मेजर्स को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल, विच हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपने परचेज डिपार्टमेंट बना रखा है, सेल डिपार्टमेंट। ओह, परचेज डिपार्टमेंट आपका अलग है, सेल डिपार्टमेंट आपका अलग है, रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट अलग है जो परचेज और सेल को क्या करता है, रिकंसाइल। कैश डिपार्टमेंट अलग है, स्टॉक वैल्यूएशन डिपार्टमेंट अलग है, बैंक डिपार्टमेंट अलग है। बस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है आपका। परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल डिपार्टमेंट अलग, रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, बैंक डिपार्टमेंट, स्टॉक वैल्यूएशन डिपार्टमेंट, strong internal control. Measures have been taken, departments have been made for smooth functioning of organization. थोड़ा और सिंपल करते हैं इंटरनल कंट्रोल तेरे लिए। क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल है? तभी पढ़ा सक रहे हैं? नहीं आप बोले, है ना? आप नहीं बोले, हाँ शायद नहीं हो। चलो चेक कर लेते हैं। नहीं होता कब नहीं होता? जब फीस भी हम ही कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई बैच का सिस्टम नहीं है, कोई आई कार्ड नहीं है, जिसको जिसमें आने आ जाओ। केओस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप लोग सब कौन सा बैच के हैं? बोलिए, संडे। समझ रहे हैं? अब अगर दूसरे बाद बाकी और भी 2-3 बैच हैं, उन लोग के लोग आ गए, लड़ाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप लोग में बैठने का जगह है? जवाब दीजिए। नहीं, जैम पैक्ड है, वर्चुअल रूम जैम पैक्ड है। बैठने का जगह है मेन रूम में? नहीं। तो फिर अब अगर फ्राइडे वाला लोग भी इसी में आ जाए, ट्यूसडे वाला लोग भी इसी में आ जाए, सैटरडे वाला लोग भी इसी में आ जाए, दंगा फसाद हो जाएगा। पहले तो मेरे को 3 घंटा लगेगा बैठाने में, फिर बैठ जाएंगे तो बोलेंगे नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, समय समाप्त हो गया। तो आई कार्ड सिस्टम है। क्यों? वो इंटरनल कंट्रोल है मेरा। क्या मेरा फीस का डिपार्टमेंट अलग है? बोलिए, फीस कलेक्शन डिपार्टमेंट अलग है, आई कार्ड चेकिंग डिपार्टमेंट अलग है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग है, वीडियो रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट अलग है, टीचिंग डिपार्टमेंट अलग है। अगर यही सब हम ही करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता, बड़ा अगर यही सब हम करने लगे बेशरम हो, ठीक है, गेट पे खड़ा होकर के हम ही फीस कलेक्ट कर रहे हैं। रुक जाओ, पहले फीस तो रख लेने दो, और आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ भी हम ही कर रहे हैं। लाइट पंखा एसी तक हम आकर के चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में कैमरा भी रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। ये बच्चा बोल रहा है प्यास लग रहा है, हम पानी भी ला करके पिला रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पिला देंगे, बट पढ़ाएंगे कब? आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो आप लोगों को मैसेजेस आता है वो हम बैठ करके करते होंगे। बोर हो रहे हैं, चलो बच्चों को मैसेज करते हैं। वो सब डिपार्टमेंट अलग अलग बनाया हुआ है। आई एम वेरी फ्री, मेरा डिपार्टमेंट एक ही है, मैट बनाना और पढ़ाना। ये मैट हम बनाते हैं, मैटर छापने का डिपार्टमेंट अलग है। तो मेरा काम एक ही है, मैट बनाना, पढ़ाना। तो आप देखते हो क्लास में आकर के हम एकदम एंजॉय करके अपना काम करते हैं। आप मेरे को बाहर में आकर के बोलेंगे बैच बदलना, हम बोले बदल, मेरा उस पावर नहीं है बैच बदलने का तेरा। आई डोंट हैव द पावर टू शिफ्ट यू। पैसा मेरे हाथ में दिया था, सच सच बता, पैसा मेरे हाथ में दिया, आई कार्ड हम बना करके नहीं, हम तो फैकल्टी है बाबा, अपने कंपनी को पैसा दिया है, रसीद देखो ठीक से, मोहित टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मेरे को पैसा दिया है? नहीं, कंपनी को दिया है। और कंपनी इंटरनल कंट्रोल बना रखा है। अगर आई कार्ड सिस्टम नहीं हो, चेकिंग नहीं हो, केओस होगा? बिना आई कार्ड के केओस हो जाएगा? बिल्कुल। और अब बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल नहीं है, बेशरम। तो अब समझ रहा है इंटरनल कंट्रोल आप लोग को कि अलग अलग क्या बनाया जाता है डिपार्टमेंट। मेरा एक ही डिपार्टमेंट है, पढ़ाना, मैट बनाना और पढ़ाना। तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप आराम से बिंदास आकर के पूछिए, बहुत अच्छे से समझाएंगे। बैच चेंज का तो हम क्या करवा ले, लेकिन इंटरनल कंट्रोल बनाता कौन है? मैनेजमेंट की ऑडिटर। थैंक यू मैनेजमेंट। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट किसके हाथ में है? बिल्कुल। तो जो भी मेरा स्टाफ लोग कर रहा है वो मेरे बोलने पर ही कर रहा होगा, बनाए हम है। समझ में आया? तो कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आइएगा बदलाव कर देंगे अगर कोई दिक्कत हुआ तो। अच्छा भाई शर्मो आ जाओ, अभी हम ऑडिटर है प्लीज। हाँ, राइट नाउ आई एम द ऑडिटर, आई एम नॉट द मैनेजमेंट ऑफ
कंपनी ऑडिटर क्या चेक करना है कंप्लायंस में? कंप्लायंस प्रोसीजर में ऑडिटर क्या चेक करेगा? इंटरनल कंट्रोल हम बनाएंगे, ऑडिटर बनाएगा इंटरनल कंट्रोल। कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय, उस डिपार्टमेंट्स और मेजर्स को अपने क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। समझ गए सर? सर हम लोग का एक कंप्लेन है आपसे, मोहित भैया एक कंप्लेन है आपसे। क्या बेटा? आप जब ऑडिट चालू किए थे तब बड़ा शान से बताए थे ऑडिटर का काम है एक ही, टू कमेंट। ऑडिटर्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू, ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कमेंट करना। किसके ऊपर कमेंट करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग टू एंकर और नॉट। तब बच्चा लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, तो आप काहे इंटरनल कंट्रोल के पीछे पड़े हैं? नहीं समझा रहे बाबा, आपको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग, तो उसका इंटरनल कंट्रोल क्यों चेक कर रहे हैं? मान लीजिए नहीं बनाया, सड़ा हुआ बनाया है, क्या मतलब है आपको? आप अपना काम करिए ना। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ एन एक्सीलेंट आंसर इज गोइंग टू कम अप। बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है कि सर आप तो बोले थे कमेंट करना है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग, देन व्हाई द हेल आर यू चेकिंग इंटरनल कंट्रोल? सड़ा हुआ बना है, वीक है, स्ट्रांग है कि वीक है? तो फिर आपको क्या मतलब है? मतलब है, सुनो क्यों मतलब है। आज एक ऑडिटर, ओफो ओवर देयर, कंसंट्रेट, मतलब है इसलिए हम इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं। एक बेचारा ऑडिटर के लिए इंस्टीट्यूट क्या बोला कि मोजी कौन? अरे आप मतलब क्या ऑडिटर? मतलब मोजी आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करिएगा पूरा चेक कर लीजिएगा। इट इज इम्पॉसिबल कि हम एक एक आइटम चेक करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, असंभव है। क्योंकि क्लाइंट जो तुम पीएल बैलेंस शीट बनाया वो तो तुम्हारा 1000 स्टाफ लोग मिल करके, मान लो रिलायंस है ये, हाथी ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस लिमिटेड, 1 लाख 2 लाख स्टाफ लोग होगा, वो 1-2 लाख स्टाफ लोग मिल करके तुम्हारा 1 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पैदा किया। अरे बाप रे बाप, ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेले बनाया, मुकेश अंबानी बनाया कि एम्प्लॉय लोग मिल करके बनाया होगा? ठीक है, 1-2 लाख एम्प्लॉय लोग मिल करके दुनिया भर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। अब एक बेचारा ऑडिटर के लिए संभव है क्या इसका एक एक आइटम, एक एक परचेज बिल, एक एक सेल बिल चेक कर सके? इज इट पॉसिबल दैट ऑडिटर इज गोइंग टू चेक ईच एंड एवरी परचेज बिल, ईच एंड एवरी सेल बिल? नो। और इंस्टीट्यूट भी मेरे को बोलता है सैंपलिंग करिए, पागलों की तरह पूरा मत चेकिंग करिएगा। सैंपलिंग मतलब सिलेक्टिव चेकिंग। सैंपलिंग मींस वो कैसे सिलेक्टिव चेकिंग होता है? सैंपलिंग का एक अलग से चैप्टर है। बट ऑडिटर 100% चेकिंग है। अगर हम तुमसे पूछे क्या ऑडिट में 100% चेकिंग होने वाला है? नहीं। क्या होने वाला है? सैंपलिंग मतलब सिलेक्टिव चेकिंग। अब वो सिलेक्टिव चेकिंग ज्यादा करना है कि कम? क्योंकि ऑडिट जो है वो तो हम 2-3 महीना में खत्म करेंगे। सर 2 की 3 एग्जैक्टली बताइए ना, इंस्टीट्यूट नहीं बताया तो हम कैसे बताते हैं? बट जनरली प्रैक्टिकली ऑडिट 2-3 महीना में खत्म होता है। कोई टाइम नहीं है ऐसा, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 2 महीना में ही खत्म करना है। ऑन एन एवरेज 2 से 3 महीना में हमको ऑडिट खत्म करना है। ये पाप पैदा किया है पूरा कितना साल में? 1 साल में। हम ऑडिट अकेले जान 2-3 महीना में, वो भी ये अपने इनएफिशिएंट आर्टिकल्स के साथ मिल करके, ठीक है, एफिशिएंट आर्टिकल्स मिल करके हम ऑडिट कर रहे हैं। संभव है क्या पूरा चेक करना? कि सिलेक्टिव चेकिंग? सिलेक्टिव चेकिंग को टेक्निकली क्या बोलते हैं? सैंपलिंग। अब वो ज्यादा चेकिंग करना है कि कम चेकिंग करना है? इंस्टीट्यूट बोला पहले कंप्लायंस चेक कर लो। कंप्लायंस में क्या चेक कर लो? अगर क्लाइंट का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, अगर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल, परचेस डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट सब बना है, इंटरनल कंट्रोल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स विल बी मोर के लेस, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल इतना ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग। तेरा इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। परचेस अलग है डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट अलग, रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट अलग, जो पकड़ लेगा परचेस और सेल अगर रिकंसाइल नहीं हुआ तो रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट पकड़ लेगा, परचेस सेल रिकंसाइल नहीं हुआ तो इंटरनल कंट्रोल सॉलिड है यार, तेरा गजब बना है यार। चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आर लेस, इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग, चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आर, बिकॉज द चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आर। हम ज्यादा चेकिंग करेंगे कि कम चेकिंग? कम चेकिंग। चेकिंग मतलब क्या? सब्सटेंटिव। ज्यादा वाउचिंग, ज्यादा वेरिफिकेशन करेंगे कि कम करेंगे? तो इसलिए पहले हमको कंप्लायंस प्रोसीजर लगा करके क्या चेक करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर विल ऑलवेज अप्लाई कंप्लायंस। कंप्लायंस में क्या चेक करेंगे? क्या निकला?
strong. If the client's internal control is strong, chances of misstatements will be less. तो substantive procedure will be less. On the other hand, अगर इसका इंटरनल कंट्रोल सड़ा हुआ निकला, वीक निकला, हमने परचेज डिपार्टमेंट बोला हम ही है, सेल हम ही है, बाप रे, डेस्क बनाया ही नहीं है, क्या चीज? इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं इसका, वीक है. इफ इंटरनल कंट्रोल या तो है ही नहीं या फिर वीक, chances of misstatements are more, and because the chances of misstatements are, हम चेकिंग ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या लगाएंगे? वंस मोर, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हाँ, कंप्लायंस में हम किसको चेक करें? इंटरनल कंट्रोल. अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है, तब तो चांसेस ऑफ स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग है ना, तब तो चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आर, बिकॉज द चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आर, हम चेकिंग भी तो कम करेंगे, यानी सब्सटेंटिव क्या लगाएंगे? कम. ऑन द अदर हैंड, इफ इंटरनल कंट्रोल इज वीक, चांसेस ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आर मोर. वीक है, मिसस्टेटमेंट का चांस ज्यादा है, तो चेकिंग भी यानी सब्सटेंटिव भी ज्यादा होगा. फाइनली मेरे को बता दो, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव मोर की लेस. इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, सब्सटेंटिव विल बी लेस. इंटरनल कंट्रोल वीक है, सब्सटेंटिव विल बी मोर. स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव लेस, वीक है सब्सटेंटिव मोर. तुमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम ऑडिट में, गलत मत बोलना नहीं तो अपशगुन हो जाएगा. इतना समझने के बाद बता, ऑडिटर पहले सब्सटेंटिव लगाएगा कि कंप्लायंस? थैंक यू, नॉर्मल हो. ऑडिटर पहले सब्सटेंटिव लगेगा कंप्लायंस? क्योंकि सबसे पहले कंप्लायंस, सबसे पहले कंप्लायंस लगा करके ना इंटरनल कंट्रोल चेक करके पता चलेगा स्ट्रांग है कि वीक. स्ट्रांग है तब ना सब्सटेंटिव लेस, वीक है सब्सटेंटिव ज्यादा. तो सब्सटेंटिव ज्यादा लगाना है कि कम लगाना है, किसके ऊपर निर्भर करेगा? पहले सब्सटेंटिव के कंप्लायंस, कंप्लायंस, कंप्लायंस के बाद क्या लगाएंगे? सब्सटेंटिव. संभालते जा रहे हैं दोस्तों? अरे थ्रू विद दिस. अब एक बच्चा के मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप परफेक्ट है, यू आर अ परफेक्ट पर्सन, सर आपको ना पहले यहां कंप्लायंस लिखना चाहिए था. अगर ऑडिट प्रोसीजर कितने प्रकार के हैं? 2. सब्सटेंटिव कंप्लायंस, पहले क्या लगाएंगे? बोलो, पहले क्या लगाएंगे? हाँ, ये समझ में आया? पहले कंप्लायंस लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? सब्सटेंटिव. तो सर पहले कंप्लायंस लगा, तो कंप्लायंस लिखना था ना आपको, फिर सब्सटेंटिव लिखते आप. हाथ उठाइए जिसके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है. कम ऑन, इट्स ओके, डेमोक्रेसी है फुल एंड. क्या क्वेश्चन आ रहा है बेटा? क्या? हाँ, कंप्लायंस पहले होता है, कंप्लायंस पहले होता है, उसको पहले लिखना था. बैठ तुम. इट्स अ रिवर्स फ्लो डायग्राम. इट्स अ रिवर्स फ्लो डायग्राम. मतलब तेरे हिसाब से बेशरम पहले ओपिनियन दे दिए, ओपिनियन दे दिए हैं, ओपिनियन दे दिए, अब एविडेंस लेंगे. एविडेंस आ गया, अब प्रोसीजर लगाएंगे. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर डूड, हियर हियर. अब आ देख, देख बेटा देख, रिवर्स फ्लो डायग्राम देख, परफेक्शन देख खाली तुम. पहले सब्सटेंटिव की कंप्लायंस, पहले क्या लगाएंगे? कंप्लायंस में इंटरनल कंट्रोल क्या निकला? तो सब्सटेंटिव लेस, वीक निकला इंटरनल, सब्सटेंटिव ज्यादा. पहले कंप्लायंस लगाए, फिर क्या लगाए? जैसे कंप्लायंस और क्या लगा दिए? मेरा ऑडिट प्रोसीजर खत्म हो गया क्या? जैसे मेरा प्रोसीजर खत्म होने के बाद, प्रोसीजर खत्म होने के मेरे को क्या मिला? एविडेंस मिलने के बाद हम क्या दिए? ओपिनियन देने के बाद हम बोलेंगे मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव. तो सर कंप्लायंस से चालू करते तब तुम भाग जाता. स्टेप बाय स्टेप. इट्स अ रिवर्स फ्लो डायग्राम मैन, वुमेन. पहले क्या लगाएगा? फिर ये दोनों लगा दिया, मेरा प्रोसीजर खत्म हो गया. प्रोसीजर के बाद मेरे को मिला एविडेंस, एविडेंस के बाद हम देंगे ओपिनियन, ओपिनियन देते मेरा काम खत्म. सुपर्ब सर, ऑडिट अंदर जा रहा है हम लोग के पूरा. सर एक खामी है ऑडिट का, तुम बताओ क्या खामी है ऑडिट का? पढ़ाते समय बोल दिए द बिगेस्ट लिमिटेशन, लिमिटेशन यानी ड्रॉबैक, ड्रॉबैक यानी डिसएडवांटेज, वही समझता है तुम लोग. द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, सैंपलिंग. हम इतना रुपया लेने के बावजूद भी, मतलब ऑडिटर के रूप में बोल रहे तुम लोग से नहीं, और
अपने क्लास में कोई सैंपलिंग नहीं होता, अपने क्लास में पूरा तहस नहस करके होता है पढ़ाई। लेकिन ऑडिटर जब ऑडिट करेगा पूरा चेकिंग करेगा कि सैंपलिंग, सिलेक्टिव चेकिंग, सैंपलिंग। तो एक बच्चा बोलेगा फिर फायदा क्या हुआ? गुड क्वेश्चन। आज मान ले हम तो सिलेक्टेड बिल चेक कर रहे हैं, जो बिल हम चेक नहीं किए हो सकता है उसमें घबलाबाजी करके रखा हो बड़ा वाला। हाँ हो सकता है, हम तो वही बोल रहे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। तो यही तो लिमिटेशन है ऑडिट का, यही तो डिसएडवांटेज है ऑडिट का, यही तो ड्रॉबैक है ऑडिट का। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? अब तुमको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा फिर फायदा क्या हुआ ऑडिट का? जब सैंपलिंग ही होना है तो फिर फायदा क्या हुआ? हाथ उठाओ जिसके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। सबके मन में आना चाहिए यार कि जब ऑडिटर पूरा चेकिंग करता है कि सैंपलिंग, तो फिर फायदा क्या हुआ ऑडिट का? हाथ उठाओ जिसके मन में क्वेश्चन आ रहा है। फुल हैंड, डेमोक्रेसी है, हाथ उठाओ। अगर तुमको लग रहा हो तुम हाथ नहीं उठा रहा है, गॉडेस सरस्वती इज वॉचिंग यू। 10 नंबर कम आएगा, वो भी टैक्स में। मेरे सब्जेक्ट में क्यों कमाएगा बे? हाथ उठाओ। क्या क्या तुमको लग रहा है? क्या लग रहा है जिन लोग हाथ उठाया कि ऑडिट का? हाँ क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऑडिट का फायदा क्या है? ऑडिट का फायदा क्या है ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर आप सैंपलिंग करने वाले, सिलेक्टिव चेकिंग। अच्छा अच्छा। ऑडिट एक एग्जामिनेशन है क्या? क्या डेफिनेशन था ऑडिट का? इट्स एन, तो एग्जामिनेशन है ना। आज तक ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ जो 100% चेक कर सके। सारे एग्जामिनेशन सैंपलिंग होता है। अरे बेशर्मो, तुम लोग जो इस उम्र में आए हो बहुत सारे एग्जाम दिए हो क्या? एग्जाम होता है ना आजकल। हाँ तो जो पढ़ करके जाते थे सारा पूछा जाता था, A to Z सारा पूछा जाता था। हाँ डेस कि सिलेक्टिव चेकिंग होता था, तभी ना तुम लोग पार किया। नहीं समझा? अब जैसे हम ऑडिट पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर का चीज आपको पढ़ाएंगे, दुनिया अनाप शनाप सब पढ़ाएंगे। अब अगर सब कुछ पूछ ले एग्जाम में 5000 नंबर का पेपर बनेगा। 5000 से भी ज्यादा नंबर का, 10,000, 20, 50,000 नंबर का पेपर बनेगा कि 6 क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, जवाब दो। तुमको अनाप शनाप पढ़ाएंगे और इंस्टीट्यूट तुमसे कितना क्वेश्चन पूछेगा? 6। क्या फायदा हो एग्जाम का? हटा ही दो एग्जाम। पढ़ करके आ रहे हो इतना और तुमसे क्वेश्चन 6 तो पूछा जाए, हटा दो एग्जाम, हटा दो, हटाओ सारा एग्जाम। अब समझ हम क्या बोल रहे हैं? उसमें भी लटक जाते हो ना, सैंपलिंग करते फिर भी लटकते हो ना, और तुमने कोई ना कोई तो लटकेगा ना। वैसे ही क्लाइंट भी पकड़ा जाएगा ना। सैंपलिंग कर रहे हैं मतलब कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ना, उसमें वो फंसेगा ना। और सैंपलिंग कोई सिस्टम से होगा ना, ऐसा तो नहीं ना मेरा मन कर रहा है ये चेक करने का तो हम वो चेक कर लेंगे। देयर इज अ सिस्टम ना, वो सिखाएंगे ना ऑडिट में। सर आज ही सिखा दीजिए, पागल हो क्या? 40 क्लास 35-40 क्लास का पूरा सिलेबस है, आज तो खाली फर्स्ट क्लास चल रहा है। सर समझ में आ गया कि ऑडिट में क्या होता है। सैंपलिंग फायदेमंद है, रिस्क है। हाँ रिस्क तो है, रिस्क तो है। हम ये नहीं बोल रहे कि ऑडिट का लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन तो है कि हम सैंपलिंग कर रहे हैं। बट तुम क्या बोला फिर फायदा क्या है, उसका हम जवाब दे रहे हैं कि फायदा तो फिर भी है। जैसे मान ले तुम 6 तो क्वेश्चन डॉट पढ़ करके गया, वही 6 हो गया। ऐसा होगा बेशरम बेहया। तो रिस्क तो है ना रे बाबा कि कुछ ऐसे लोग डिजर्विंग, तो रिस्क तो है ही। समझ गए सर? समझ गए? तो आइंदा कभी हमें बोलना कि ऑडिट का फायदा नहीं है। सैंपलिंग में भी क्लाइंट जो है पकड़ा जाएगा। जैसे तुम लोग कोई एग्जाम पूरा दिया सक, जो पढ़ करके बस सब लिख दिया जा करके बिना पेपर देखे, बस लिखना चालू कर दो। चला अब यहां पर आ जा, चला चला यहां पर आ। तो दोस्तों लास्ट टाइम ये डायग्राम देख लो। ऑडिटर क्या फॉर्म करता है? नीचे से पहले सब्सटेंटिव पे कंप्लायंस, कंप्लायंस के बाद इससे मेरा प्रोसीजर खत्म हो गया, एविडेंसेस मिल गया,
ओपिनियन, ऑडिट खत्म, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव खत्म। अच्छा, ऑडिटर का मेन काम क्या है? टू फॉर्म एन ऑडिट। ऑडिटर्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर्म एन। ये जो ऑडिट ओपिनियन है ना, हम चार में से कोई भी एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करके देते हैं। ऑडिटर फॉर्म्स हिज ऑडिट ओपिनियन बाय इशूइंग एनी ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर फॉर्म्स हिज ऑडिट ओपिनियन बाय इशूइंग एनी वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 4 प्रकार के ऑडिट रिपोर्ट होते हैं। चारों दे देंगे तेरे को कि कोई एक देंगे? एक का नाम है क्लियर रिपोर्ट, बोल मुंह खोल करके। एक होता है क्वालिफाइड, एक होता है एडवर्स, एक होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स आर देयर? क्लियर, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एक एक करके समझा रहे हैं। सबसे पहला रिपोर्ट क्लियर रिपोर्ट ना, नाम से पता चल रहा है क्लियर रिपोर्ट का मतलब, नाम से पता चल रहा है। क्लियर रिपोर्ट तब देंगे जब क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम चेक किए हैं 100% ट्रू एंड फेयर दिखा रहा है। क्या क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग 100% ट्रू एंड फेयर। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं आप? ट्रू एंड पूरा ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर का कितना कंडीशन था? क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है? ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज आर प्रॉपर। सारा यस लगा डाला, सारा यस लगा डाला। वाह, अकाउंटिंग पॉलिसी आपने गजब फॉलो किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने सारा फॉलो किया। उफ, क्या डिस्क्लोजर देते हैं आप। उफ, क्या डिस्क्लोजर दिया है। कहां पर? नोट्स ऑन अकाउंट्स। ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज आर प्रॉपर, ऑल एएस हैव बीन अप्लाइड, adequate disclosures have been given in notes on accounts. You deserve nothing but 100% true and fair view। 100% ट्रू एंड फेयर व्यू आपको क्लियर रिपोर्ट मिलेगा। समझ गए सर? दूसरा क्वालिफाइड, और फिर तीसरा क्या? एडवर्स। मिस स्टेटमेंट करके रखा है। मिस स्टेटमेंट समझ में आता है? जो है वो दिखाया नहीं, जो नहीं है वो दिखाया। मिस स्टेटमेंट समझ आया? मिस स्टेटमेंट मतलब करेक्ट स्टेटमेंट की रॉन्ग स्टेटमेंट। इतना ह्यूज मिस स्टेटमेंट करके रखा है। व्हेन द मिस स्टेटमेंट इज ह्यूज, बहुत ज्यादा, ज्यादा को बोलते हैं मटेरियल एंड परवेसिव। मटेरियल एंड मतलब ह्यूज। एक बार ह्यूज समझ लो। बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग लिख करके रखा है। बैलेंस शीट में अपना एसेट में क्या लिख करके रखा है? लैंड बिल्डिंग लिख करके रखा है। 99 करोड़, तो क्या दिक्कत है? 99 करोड़। बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग लिख करके रखा है। अरे बैलेंस शीट का एसेट में लैंड बिल्डिंग लिख करके रखा है 99 करोड़। अच्छा, जब बोले ना ये बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग 99 करोड़ का, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाओ। वाउचिंग करेंगे कि वेरिफिकेशन? हाँ, वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाओ, डीड वगैरह दिखा, डॉक्यूमेंट, डीड। बोलो सब कुछ नहीं है। हमने फिर बैलेंस शीट में कैसे आया? बोला अगले साल खरीदेंगे, प्लान कर रखे हैं। क्या बैलेंस शीट में आना चाहिए? हम सोच रहे हैं हम लैंड बिल्डिंग खरीदेंगे, बैलेंस शीट में लिख दिया। लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इसका बैलेंस शीट का टोटल है 100 करोड़। 100 करोड़ में 99 करोड़ गलत है। बैलेंस शीट का टोटल 100 करोड़, उसमें लैंड बिल्डिंग 99 करोड़ गलत। ये छोटा मोटा मिसस्टेटमेंट है कि ह्यूज मिसस्टेटमेंट? इसको एक ही रिपोर्ट देंगे, एडवर्स। इतना भयानक वाला मिसस्टेटमेंट गड़बड़ी करके रखा है कि कौन सा रिपोर्ट देंगे? एडवर्स। 100 करोड़ में 99 करोड़ गलत, एडवर्स। पक्का? अच्छा, अगर मिस स्टेटमेंट थोड़ा बहुत होता, सही है। जब मिस स्टेटमेंट सुनो ना, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत मिस स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन थोड़ा बहुत ज्यादा कम है, डेप्रिसिएशन थोड़ा सा कम है या ज्यादा है, पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कभी ना कभी सुना होगा, पीबीडीडी थोड़ा ज्यादा या कम है, एडवांस दे देंगे डेस्क को। तो क्या क्लियर दे दें? नहीं। एक सेकेंड, क्या मिस स्टेटमेंट है? भयानक वाला है? भयानक वाला होता तो कसम से एडवर्स दे देते, लेकिन एडवर्स तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि मिस स्टेटमेंट उतना भयानक वाला, बीच वाला रिपोर्ट दे दे क्वालिफाइड। क्लियर भी तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि पूरा तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो बीच वाला दे दे क्वालिफाइड। थोड़ा बहुत मिस स्टेटमेंट होगा तो क्वालिफाइड पकड़ा देंगे। पहचान कौन? 100% ट्रू एंड फेयर व्यू, क्लियर। थोड़ा बहुत मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड। ह्यूज मिस स्टेटमेंट, एडवर्स। पक्का?
पक्का? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है स्पेशल क्लाइंट लोग के लिए, जिन लोग कोऑपरेट ही नहीं करता, ऑडिटर को इज्जत ही नहीं देता। इंश्योर्ड बोला था ऑडिटर को बन जाओ सीए, इज्जत मिलेगा, है ना? इंश्योर्ड के बोलने पर ही हम लोग बने। अब हम ऑडिटर हैं, इस क्लाइंट के गए ऑडिट करने। आई नीड टू डू परचेज वाउचिंग टुडे एंड टुमारो आई विल डू सेल वाउचिंग, डे आफ्टर टुमारो आई विल डू लैंड बिल्डिंग वेरिफिकेशन। तो चुपचाप बैठ। प्रॉपर बड़ा बाजारी क्लाइंट है ये, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बिजनेसमैन, बट बड़ा बाजार में ऐसा ही कुछ होता है। जब ऑडिटर लोग जाता है तो थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा दिक्कत होता है ऑडिट करने में। मेरे को परचेज वाचिंग सेल वाचिंग करना है, फाइल दीजिए, परचेज बिल, मतलब बैठो यहाँ पर, अभी कुछ नहीं है, बैठो, जब आ जाओ टिक टिक खाली करना है, बैठो। क्लाइंट मेरे साथ कोऑपरेटिंग कि नॉट कोऑपरेटिंग? हाँ, क्लाइंट मेरे साथ कोऑपरेट, इसको अपने टेक्निकली बोलते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। हिंदी में बोलते हैं रोक टोक, एग्जाम में रोक टोक लिखेगा, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। When the limitation has been imposed by management on the scope of it, it is so material and pervasive. Material pervasive मतलब huge। हम इंस्टीट्यूट के पास गए रोते रोते, तुम बोले थे इज्जत मिलेगा, वो तो ले लिया, वो तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है क्लाइंट। क्लाइंट इज नॉट कोऑपरेटिंग, महीना भर से उसके यहां जा रहे हैं, लटकाए जा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा है। मन तो कर रहा है डेस्क को एडवर्स रिपोर्ट देते, खुन्नस निकाल दे उसके बाद एडवर्स देकर। बोला नहीं, इंस्टीट्यूट मेरे को बोला झूठ नहीं, तो क्या क्लियर देते हैं उसको? बोला नहीं। ऐसे स्पेशल क्लाइंट लोग के लिए, जिन लोग मेरे साथ कोऑपरेट, उन लोग के लिए एक वर्स्ट रिपोर्ट देंगे, वर्स्ट रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, आई डिस्क्लेम माई ओपिनियन ऑन यू, यू आर नॉट वर्थ माई ओपिनियन, डोंट फील इट। बच्चा को फीलिंग होना चालू हो गया, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर कुछ ओपिनियन दिया जाए। I disclaim my opinion। ए बेटा, तुम लोगों को समझ में आ गया ना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन? मतलब ये क्लाइंट इस लायक ही कि इसके ऊपर कोई ओपिनियन दिया जाए। ज्यादा खराब एडवर्स है कि डिस्क्लेमर? डिस्क्लेमर ज्यादा खराब है। एडवर्स में कम से कम बनाया तो था बैलेंस शीट, डिस्क्लेमर में तो कोई माई बाप ही नहीं बनाया है कि नहीं बनाया, तभी ना नहीं दिखा रहा है। सबसे ज्यादा खराब तो डिस्क्लेमर है। एडवर्स में इसके पास कम से कम गट्स तो था, दिखाया तो सही। डिस्क्लेमर में तो कोई पता ही नहीं बनाया नहीं बनाया। सबसे अच्छा क्या वो हम नहीं पूछेंगे प्लीज, ऑब्वियसली। अच्छा, लेकिन अगर मान लो यही लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, इतना ह्यूज लिमिटेशन नहीं है, रोक टोक किया है, लेकिन इतना भी बड़ा रोक टोक नहीं किया कि सीधा डिस्क्लेमर ही दे दे डेस्क को। थोड़ा थोड़ा जगह रोक टोक है, इक्का दुक्का जगह रोक टोक किया है। मान लो जैसे एक एंट्री मार रखा है मेरा क्लाइंट, पार्टी टू कैश, मतलब कोई पार्टी का नाम है XYZ, जो भी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपया। तो हम एज एन ऑडिटर इसके पास गए, आप कौन सा पार्टी को कैश दिए 1 लाख रुपया? इसका कोई बिल नहीं मिल रहा है। बोले सब चीज का बिल नहीं होता है। नहीं, मेरे को जानना है, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ काके। नहीं, आपको मेरे को बताना होगा कौन है ये पार्टी जिसको आप 1 लाख दिए, वो भी कैश में। अलग है, अलग है, बहुत बढ़िया बात है। हम मिलवाने नहीं बोल रहे हैं, हमको वाउचर चाहिए, बिल चाहिए हमको। पार्टी ने बिल तो दिया होगा, वो बिल मेरे को दो। नेचर ऑफ एक्सपेंस बताओ, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंस एंड डिस्क्लोज द बिल। ये सब चीज का बिल नहीं होता। नहीं, हमको आपको बिल तो बना करके दिखाना होगा। वो तो नहीं है। बोलता है, कल मेरी वाइफ भी मेरे से यह सवाल पूछी थी, हम उसको भी नहीं बताए। वो वाइफ है, हम ऑडिटर हैं, हमको बताइए। नहीं बताएंगे, रोक टोक कर रहा है कि नहीं कर रहा बताओ तो। डिस्क्लेमर दे देंगे इसको, सर कंट्रोल, सर कंट्रोल, इक्का दुक्का जगह रोक टोक किया है,
तो बीच वाला रिपोर्ट दे दो, क्वालिफाइड। वो बीच वाला रिपोर्ट तेरा फेवरेट, क्वालिफाइड। मतलब जब मिस स्टेटमेंट थोड़ा बहुत है तो क्वालिफाइड, वही मिस स्टेटमेंट ह्यूज है, एडवर्स। लिमिटेशन यानी रोक टोक थोड़ा बहुत है तो क्वालिफाइड, रोक टोक ह्यूज है, डिस्क्लेमर। नहीं समझा रहे बाबा? रैपिड फायर एकदम फटाफट बताओ। 100% ट्रेंड फिर व्यू, थोड़ा बहुत मिस स्टेटमेंट क्वालिफाइड, थोड़ा बहुत लिमिटेशन, थोड़ा मिस स्टेटमेंट भी है, थोड़ा लिमिटेशन भी है, क्वालिफाइड। ह्यूज, अच्छा लिमिटेशन ले, डिस्क्लेमर। ह्यूज लिमिटेशन, ह्यूज मिस स्टेटमेंट, थोड़ा बहुत। सुन तो लो सर, क्या कर लेंगे सुन करके? थोड़ा बहुत बोल दे बहुत है, अब आप बदल करके दिखाइए। थोड़ा बहुत कंप्लीट तो करने दो। हाँ गुड, क्वालिफाइड पक्का। कोई भी बच्चा हाथ उठाओ, उसे रैपिड फायर खेलेंगे एकदम, रैपिड फायर फटाफट। क्लियर, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर। रेज योर हैंड वेरी फास्ट जिसे पूछा जा सके। हम बताएंगे सिचुएशन, आपको बताना है क्लियर की क्वालिफाइड की एडवर्स की डिस्क्लेमर कौन सा। फुल हैंड ओके, या गो फॉर इट, या 100% ट्रेंड फॉर यू। नो शी 100% ट्रेंड फॉर यू। क्लियर, भयानक वाला लिमिटेशन, नो लिमिटेशन। एनीवन एल्स जो पूरा सही बोल सके? फुल हैंड, ट्राई ओके। बॉय क्या नाम? 100% ट्रेंड फॉर यू। थोड़ा मिस स्टेटमेंट है, थोड़ा लिमिटेशन है। टाइम्स अप, ना भूल गए राधे। 100% ट्रेंड फॉर यू। थोड़ा मिस स्टेटमेंट है, थोड़ा लिमिटेशन है, थोड़ा मिस स्टेटमेंट भी है, थोड़ा लिमिटेशन भी है, भयानक लिमिटेशन है। कोई तो एक बच्चा मेरे को भगवान ऐसा तो जो फटाफट बोल सके। हाँ बॉय, भयानक वाला लिमिटेशन है। मैनेजमेंट हिमसेल्फ, भयानक वाला मिस स्टेटमेंट है। एनीवन एल्स? ओके बॉय, उधर नाम भूल गया हम तेरा, आशीष, अक्षय। 100% ट्रेंड फॉर यू। थोड़ा मिस स्टेटमेंट है, थोड़ा लिमिटेशन है, थोड़ा मिस स्टेटमेंट, थोड़ा लिमिटेशन दोनों है। भयानक वाला मिस स्टेटमेंट है, भयानक वाला लिमिटेशन है। ठीक है, तो समझ में आ गया है? अब फ्यूचर क्लासेस में सिचुएशन आया करेगा तो आपको पहचानना होगा कि कब क्लियर, एज एन ऑडिटर तुमको पहचानना होगा मेरे बच्चों कि कब क्लियर देना है, कब क्वालिफाइड देना है, कब एडवर्स देना है, कब डिस्क्लेमर। आर वी थ्रू विद दिस? सुनिए, ये तो सबको पता है ना, हाँ, कि ऑडिट करता कौन है? हाँ, अरे ऑडिटर ही हैज टू बी अ। तो ये तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को पता है कि द पर्सन हु कंडक्ट्स ऑडिट इज ऑडिटर, ही हैज टू बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो करता है वो तो पता ऑडिटर है, सीए है। आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास, तो ये भी तो जान लो बेशर्मो कि किनका ऑडिट कंपलसरी है। एक चाय वाला और पुचका वाला तो ऑडिट नहीं करवाएगा। हाँ हाँ, सुन लो, हाँ हम बता दे रहे हैं बेटा, सुनो, किन लोग के लिए ऑडिट कंपलसरी है? ऑल कंपनीज, बात खत्म। तुम कंपनी है, तुम्हारा ऑडिट होगा, चाहे तुम प्राइवेट कंपनी हो, चाहे तुम पब्लिक कंपनी हो, चाहे तुम 1% कंपनी। आजकल तो 1% का भी कंपनी होता है ना, कंपनी लॉ में सिखाएंगे आपको, ओपीसी 1% कंपनी। बात खत्म। तुम कंपनी खोला बेटा तो तेरा ऑडिट होगा, हर साल होगा, कंपलसरी है। अगर तुम कंपनी नहीं है, नॉन कंपनी है, नॉन कंपनी मतलब पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो डिपेंड करेगा कि तेरा बिजनेस है कि प्रोफेशन है। ये डिपेंड करेगा कि तेरा बिजनेस है कि कंपनी है, तो बात खत्म, ऑडिट होगा हर साल कंपलसरी। लेकिन अगर तेरा क्या है, नॉन कंपनी, नॉन कंपनी का अगर क्या है, केवल उसी बिजनेस का ऑडिट होगा जिसका टर्नओवर एक्सीड्स 200 लाख। ये लिमिट अमेंड हो गया है, पहले था 100 लाख। तुम लोग सीबीडी फाउंडेशन में अगर पढ़ा होगा 100 लाख, अब डबल हो गया। तुम लोग के टर्म के लिए जो 2017-18 में एग्जाम दे रहे हैं
उन लोग के लिए 200 लाख है। समझा कि नहीं समझा? समझ गए सर, पढ़ेंगे ना। हम लोग को पहले का भी नहीं पता था। जिनको पता था 100 लाख, अब डबल हो गया। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस का टर्नओवर, साल का टर्नओवर मतलब क्या, सेल्स, तेरा साल भर का सेल 200 लाख से ज्यादा, 200 लाख मतलब 2 करोड़ से, तब तेरे को ऑडिट करवाना पड़ेगा, कंपलसरी है। और अगर तेरा प्रोफेशन है, प्रोफेशन में टर्नओवर देखते हैं कि फीस? बिजनेस का टर्नओवर, प्रोफेशन में मेरा सेल्स होता है कि फीस होता है? फीस को बोलते हैं ग्रॉस रिसिप्ट्स। प्लीज प्लीज प्लीज, फीस को क्या बोलते हैं? अगर साल भर का 50 लाख से ज्यादा है तो ऑडिट होगा। डबल हो गया मतलब 100 लाख नहीं, 25 लाख था, डबल होकर के 50 है। या अमेंडेड लिमिट लिख रहे हैं हम, पुराना गया अचार लेने या तेल लेने, व्हाटएवर। तो दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है, इन लोग का हर साल ऑडिट होगा? नहीं। जिस साल टर्नओवर 200 लाख से ज्यादा है बिजनेस का, और जिस साल प्रोफेशन का फीस यानी ग्रॉस से 50 लाख से, उन लोग ऑडिट कंपलसरी है। जिस साल है उस साल का ऑडिट होगा, जिस साल नहीं है उस साल का ऑडिट नहीं होगा। ऐसा नहीं है वंस एप्लीकेबल लाइफ लॉन्ग एप्लीकेबल, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना इनोवेशन मत कर देना। हियर कम्स अ क्वेश्चन। एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 100 लाख है, ऑडिट होगा? होगा, होगा, बिल्कुल सही, गिवन। कंपनी है तो होगा। कंपनी का टर्नओवर 1 रुपया है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे जीरो भी होता है, ऐसा नहीं होता, मतलब जीरो भी होता है। मान लो कंपनी खोल दी है, इस साल कोई धंधा नहीं किया, नहीं समझा? कंपनी खोल दी है, इस साल कोई धंधा नहीं किया, नहीं हो सकता क्या? हाँ, उसको डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। होगा उसका ऑडिट? टर्नओवर ही नहीं है। हाँ होगा। कुछ बोलेगा टर्नओवर नहीं है तो ऑडिट कैसे होगा? अब एसेट लायबिलिटी है, उसका होगा। उतना ज्ञान मत लगा। कंपनी है तो ऑडिट होगा। और अगर कंपनी, तो अगर बिजनेस का टर्नओवर 200 लाख से ज्यादा, प्रोफेशन में ग्रॉस एसेट 50 लाख से ज्यादा, तब ऑडिट होगा। जैसे मेरा मोहित अग्रवाल इंडिविजुअल का अगर बात करें, कंपनी का नहीं, हम लोग दो अलग अलग इंसान है। समझ में आ रहा है? ये अलग है, कंपनी अलग है, ये इंसान अलग है। मोहित अग्रवाल अलग है, मोहित का कंपनी अलग है। आई होप यू नो दिस। कंपनी का ऑडिट होता है? हाँ, कंपनी का ऑडिट होना ही है। मोहित अग्रवाल इंडिविजुअल, बिजनेस की प्रोफेशन, हाँ प्रोफेशन, नहीं समझा? अब जैसे हम फाइनल का फीस और सीबीडी फाउंडेशन का फीस मोहित अग्रवाल के नाम पर लेते हैं, नहीं समझा रे बाबा? सारा फीस कंपनी के नाम पर नहीं लेते हैं। आई एम अलाउड टू डू दैट। बिजनेस है कि प्रोफेशन? तो मेरा जो प्रोफेशन है, क्या लगता है साल का फीस 50 लाख से ज्यादा आ जाता होगा? हाँ। तो ऑडिट होता है मेरा। मेरा कंपनी का भी ऑडिट होता है, हमारा भी ऑडिट होता है। और हमारा मतलब मेरा। संभालते जा रहे हैं क्या? तो आज देखो ऑडिट में, अब देखो तुमको ऑडिट के बारे में कितना कुछ पता चल गया है कि ऑडिट करता कौन है, होता किन किन का ऑडिट, यही नहीं पता ऑडिट किसका होता है और ऑडिट पढ़ रहा है तो मजा नहीं आएगा ना। लास्ट बस 1-2 पॉइंट फिर लिखवाएंगे। ऑडिटर जब क्या करेगा? हाँ, इट इज कंपल्सरी कि ऑडिटर जब ऑडिट करेगा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करेगा, SA फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ AS नहीं। चलो नाम आगे पीछे कर दिए। हम AS नहीं फॉलो, AS तो मैनेजमेंट फॉलो करेगा। AS क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, SA स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जैसे एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते समय AS फॉलो करता है, बोलो अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते समय AS। एक ऑडिटर जब क्या करेगा? ऑडिट। एक ऑडिटर जब ऑडिट करेगा अपने मन मुताबिक ऑडिट करेगा कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करेगा, ऐसे which were issued by ICAI. Essays were issued by, now issued by central government, including accounting standard. तुम लोग पता नहीं है क्या बेसरमो? सुनो, पहले क्या होता था ना, AS एंड SA दोनों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, डायरेक्टली कौन इशू करता था? ICAI। बट अब से AS और SA डायरेक्टली ICAI इशू नहीं करता है, CG इशू करेगा। मुगल करके बोल, पहले AS और SA कौन इशू करता था? अब कौन इशू करता है? CG। ICAI रेकमेंड करता है, इशू करने का काम CG का है, क्योंकि एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है?
क्या नहीं है, वो किसके पास है? आईसीआई बुद्धि देता है, रेकमेंड करता है, और ये अपना पावर लगा करके इशू करता है। मोदी जी को बुद्धि है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बनाने का? एस मोदी जी लिखेंगे? ऐसे मोदी जी लिखेंगे? कौन लिखेगा? लिखेगा आईसीआई, रेकमेंड कर देगा सीजी को, सीजी क्या करेगा? इशू। हम लोग का गवर्नमेंट के पास एक चीज है, एक चीज नहीं है, वो किसके पास है? समझ गए सर? तो प्रीवियसली एएस और ऐसे डायरेक्टली आईसीआई इशू करता था, बट सीजी अपना बुद्धि लगा दिया बीच में, और सीजी बोला नहीं हम लोग इशू करेंगे, हम लोग को कुछ करने दीजिए, आप हम लोग को बोलिए, हम लोग इशू कर देंगे। अरे थ्रू दिस। और सीजी आईसीआई का तो रिकमेंडेशन लेता ही है, और एक डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट का नाम बताओ? वेरी नॉलेजेबल बैच, वेरी नॉलेजेबल बैच, डिपार्टमेंट का नाम बताओ? बाद बाकी जिन लोगों को नहीं पता समझ जाओ कंपटीशन कितना टफ है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए का फुल फॉर्म बताओ? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी किसको रेकमेंड करेगा? एक बच्चा बोलेगा ठीक से बताइए ना, आईसीआई रेकमेंड करेगा कि एनएफआरए? दोनों। तो आईसीआई एंड एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, विल रेकमेंड एएस एंड एसए टू सीजी विल इशू। टोटल 34 स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग तेरे सिलेबस में है, 34। सर इससे हम लोग का एग्जाम में आता है क्या 34 स्टैंडर्ड से? तुम ऑडिट का पेपर लिख नहीं सकेगा अगर तुमको ऐसे नहीं आता। मतलब ऑडिटर पूरा बंधा हुआ है ऐसे से, पांव भी रखेगा, कपड़ा भी पहनेगा ऐसे के हिसाब से। मजाक नहीं कर रहे हैं आप, समझ रहे जो बोला जा रहा है? तो तुम लोग का क्या है, तुम्हारा क्या है बेटा उमंग? नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, सैंडो गंजी हाफ पैंट में चल दिया ऑडिट करने। हाँ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा बताइए? इज्जत इसका जाएगा कि आईसीआई का जाएगा? तो कपड़ा भी हम लोग ना ऐसे के हिसाब से पहनेंगे। मतलब कदम कदम पर क्या फॉलो करेंगे? कौन? नहीं तो हम लोग तो गंदा ऑडिट कर देंगे। क्लाइंट का चेहरा देख करके आई लाइक यू, क्लियर रिपोर्ट, आई डोंट लाइक यू, एडवर्स, आई डोंट नो वेदर आई लाइक यू और नॉट, डिस्क्लेमर। अगर हम लोग के ऊपर कोई स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग नहीं हो, कोई यार्डस्टिक नहीं हो कि कैसे ऑडिट करना है, तो हम लोग तो कैसे भी कर देंगे ऑडिट। अब समझ नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए इंस्टीट्यूट एसएस वगैरह जो है 34 स्टैंडर्ड सब इंस्टीट्यूट का इशू किया हुआ है। सर अभी आप बोले सीजी इशू करेगा, लेकिन अभी तक इशू किया नहीं है। 34 का 34 एसएस कौन इशू किया है? अरे थ्रू दिस कितना सिलेबस में? 34, पूरा का पूरा 34। और ऑडिट पूरा का पूरा एसएस है। सर हम लोग तो आप जानते हैं यंग जनरेशन के हैं, एंड वी लव टू ब्रेक द, हालत देखो बेशर्मों का। आप जो इतना ज्ञान दे रहे हैं ना कि ऑडिट करते समय क्या फॉलो करना, हम लोग भी सीए बनेंगे सर, हम लोग भी ऑडिट करेंगे, ऐसे वैसे नहीं फॉलो करेंगे। कोई क्या कर लेगा पहले वो बताइए, फिर सोचेंगे फॉलो करना है कि नहीं। अगर आप ऐसे फॉलो, एक भी ऐसे का एक भी लाइन छोड़ दिए ना, फॉलो नहीं किए ना, यू विल बी फाउंड गिल्टी अंडर शेड्यूल 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। आप गिल्टी माने जाएंगे अंडर शेड्यूल 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। इंस्टीट्यूट दुकान कब खोला था? 1949। तो आप गिल्टी माने जाएंगे अंडर शेड्यूल नंबर 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। सर सॉरी बोलना पड़ेगा, जेल होता है, 3 साल तक का जेल है, और तुम्हारा सीपी कैंसिल हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, फिर सीबीडी से लगे रहना। पहले तो जेल जाना 3 साल, फिर 3 साल जेल से आना छूट करके, फिर सीबीडी से चालू करना, फिर लगेगा उतना ही साल। बेशरम, इसे फॉलो करेगा? हाँ मत कर, मत करना। गिल्टी अंडर शेड्यूल 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। अरे थ्रो विद दिस पक्का। हम जब नेक्स्ट क्लास आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे, एसएस पढ़ाना चालू करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। और जब मैं आपको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग पढ़ाऊंगा, गोदी में बैठा करके पढ़ाऊंगा, और जो भी पढ़ाएंगे वो डिक्टेट कर देंगे। मेरे मैट में भी एसएस है, बट इसमें से वही ऐसे पढ़ेंगे जो हम इसमें से पढ़ाएंगे। बाद में आपकी एसएस हम क्या कर देते हैं? डिक्टेट, डिक्टेशन समझते हैं, एक एक ऐसे पढ़ाएंगे और लिखवाएंगे। अब 34 स्टैंडर्ड्स है, अगर एक बार में 34 स्टैंडर्ड्स पढ़ा दे, सुसाइड करने का मन करेगा।
तो इसलिए पहला 7 क्लास में इंक्लूडिंग टुडे हम लोग 10 ठो स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं। कितना ठो? इसमें से पहले 10 ठो जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, जिससे हर टर्म में क्वेश्चन आता है, पहले वो 10 ठो कंप्लीट कर लेंगे। 10 स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ, इसको बोलते सीजन 1। सीजन 1 में कितना स्टैंडर्ड कंप्लीट करेंगे? सीजन 1 में 10 स्टैंडर्ड कंप्लीट करेंगे। फिर जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो सब पढ़ेंगे। जो ऑडिट का अपना क्या है, रिमेनिंग चैप्टर्स, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हुआ, वाउचिंग हुआ, वेरिफिकेशन। सर वाउचिंग वेरिफिकेशन तो पढ़ ली है, वो एक लाइन पढ़ा है, अब करते कैसे वो भी तो पढ़ना होगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, वाउचिंग वेरिफिकेशन, ये सब चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। और फिर लास्ट में बैक टू एसएस, और फिर लास्ट में जो भी एसएस है वो सब खत्म कर देंगे। तो पूरा प्लान क्या ऑडिट का? नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स ऐसे पढ़ते रहेंगे कि 10 ठो ऐसे, 10 ऐसे कंप्लीट होने के बाद पूरा रिमेनिंग चैप्टर्स खत्म करेंगे। और जब रिमेनिंग चैप्टर सारा खत्म हो जाएगा, बैक टू एसएस।